नया चैप्टर है आपके पास एनवायरनमेंट का, और इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। नोट्स में ही मौजूद है एनवायरनमेंट का टॉपिक आपके पास, और बुक में ही मौजूद है, दोनों जगह पे। स्क्रीन आप लोगों को सबको नजर आ रही है बेटा? स्क्रीन नजर आ रही है सबको? जी सर, आ रही है। सही है। अच्छा देखो, एनवायरनमेंट के बारे में हमने चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था। सही है, और एनवायरनमेंट को हम उसी से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि एनवायरनमेंट क्या था। अगर याद हो किसी को एनवायरनमेंट, हमने एनवायरनमेंट ज्योग्राफी की, एनवायरनमेंट की क्या डेफिनेशन पढ़ी थी, वो बता सके मुझे। जुएब भाई बताएंगे? जी जुएब। जी सर, हुकुम। एनवायरनमेंट क्या बताया था बेटा, एनवायरनमेंट ज्योग्राफी? सर एनवायरनमेंट यही बताया था कि एनवायरनमेंट जो होता है, ये जो होता है, जैसे कि अभी ठंडा एनवायरनमेंट चल रहा है बिल्कुल। ये तो ठंडा मौसम है ना, तो एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट भी इसी तरह का ही कुछ होता है सर, जो इसी तरह का कुछ होता है। ये नहीं बताया था फिलहाल। वकार भाई अगर बताना चाहें हमें। सर आपने इक्वेटर के ऊपर बताया था कि इक्वेटर के ऊपर जो शहर हैं वो उनमें तो गर्मी कुछ और वगैरह बताया था, होती है। इक्वेटर वाली कहानी कुछ और बताई, और एक एनवायरनमेंट और एक आपने बताया था कि आपके जो दोस्त उधर बाहर गए थे, उनको रोज नया मौसम कुछ मिलता और। था। वो टाइप थी एनवायरनमेंट ज्योग्राफी, क्या बताया था मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। मेरा वो चैप्टर आपने जो 1 में बताया था था ये। कि कहाँ पे कौन सी चीजें सूट होती हैं फसल नहीं, के हिसाब से। नहीं, नेहाबाजी। सर याद नहीं आ रहा अभी। याद नहीं आ रहा। बाबा एक और बाजी भी आई हुई थी ना, इंशार भाई बताएंगे? इंशार भाई तो रेगुलर होते नहीं वैसे। इंशार भाई अगर बता दें कुछ। सर अभी पता ही नहीं, याद ही नहीं, भूल गया। याद ही नहीं। खिजराबाजी। सर जैसे कि इन आबो हवा का बताते हैं जो इन्वायरमेंट, क्या आबो हवा का क्या एनवायरनमेंट मतलब? जैसे किस जगह पे मतलब कौन सा सर्दी है गर्मी है। अच्छा, चलो। बाजी नहीं कह रही है सर्दी गर्मी बताते, तो क्लाइमेट और फिर आबो हवा तो वही हो गई ना। हम तो एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं कि एनवायरनमेंट क्या है। सर आई थिंक हमने ये टॉपिक डिस्कस नहीं किया था। अच्छा भाई, हमने डिस्कस किया, बिल्कुल डिस्कस किया हमने। हमने चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस किया एनवायरनमेंट ज्योग्राफी की डेफिनेशन। 1 में जाओ तो नजर आएगा। ब्रांचेस के बाद, ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी पढ़ी नहीं हमने? एनवायरनमेंट ज्योग्राफी मैंने अभी मैं बता देता हूँ, फिर याद आ जाएगा सबको। मैंने कहा था एनवायरनमेंट ज्योग्राफी जो है वो, एनवायरनमेंट जो है वो बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है फिजिकल ज्योग्राफी का और ह्यूमन ज्योग्राफी का। जब फिजिकल और ह्यूमन मिलते हैं तो कोई एनवायरनमेंट वजूद में आता है, तो हम कहते हैं कि एनवायरनमेंट वजूद में आ रहा है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दी थी, अगर याद हो आप लोगों को। मैं कहा था बिल्कुल, अगर हम लोग जो है वो क्लास में बैठे हुए और मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, उस वक्त कोई शख्स क्लास में एंटर हो, तो क्या कहेगा, क्या हो रहा है वहां पे? वो ये कहेगा ना क्लास हो रही है। सही, कुछ याद आ रहा है? मैंने कहा था अगर आप लोग चले जाएं और मैं क्लास में मौजूद हूँ, सही है, और मैं बोर्ड पे कुछ लिख रहा हूँ, उस वक्त अगर कोई शख्स एंटर जी होगा सर, तो ये कहेगा। मिल गया। मिल गया, याद मिल गया आया? है, लिखा है। जी जी। सही है। तो मैंने कहा था अगर उस वक्त कोई शख्स एंटर होगा तो वो कहेगा सर या तो क्लास शुरू होने वाली है, क्लास खत्म हुई है। इसी तरह अगर आप लोग बैठे हुए और मैं चला जाऊं, तब भी यही कंडीशन होगी। तो ये कहा जाएगा या तो क्लास शुरू होने वाली है, क्लास खत्म हुई है, क्लास हो नहीं रही। लेकिन अगर हम दोनों मौजूद हों, मैं भी मौजूद हूँ, आप लोग भी मौजूद हैं, सही है, लेकिन टेबलें जो आपकी चेयर्स हैं वो नहीं है, उसकी जगह हमने साइड पर बूफे सिस्टम लगाया हुआ है। उस वक्त अगर कोई शख्स एंटर होगा तो वो ये नहीं कहेगा क्लास हो रही है, उस वक्त ये जो शख्स एंटर होगा वो कहेगा कि क्लास में कोई पार्टी चल रही है, शायद कोई पार्टी एंजॉय कर रहे हैं लोग। तो एनवायरनमेंट जो है वो बेसिकली कॉम्बिनेशन है फिजिकल का और ह्यूमन का, यानी जब दोनों चीजें मिलती हैं तो कोई ना कोई एनवायरनमेंट वजूद में आता है। सही। अच्छा, एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो हमें अभी बाकी कुछ लोगों ने तस्करा किया, कि जैसे हमने अर्थ के इक्वेटर की बात की थी, या इक्वेटर के अलावा हमने जो तस्करे किए थे, तो वो एनवायरनमेंट है उन रीजन्स का। यानी जिन रीजन्स का हमने तस्करा किया, जैसे हमने इक्वेटर का तस्करा किया, तो इक्वेटर का जो रीजन है उसका जो एनवायरनमेंट है वो अपनी जगह है। सही है, पोलर रीजन का एनवायरनमेंट अपनी जगह है, टेम्परेट रीजन का एनवायरनमेंट अपनी जगह है, जो हमने बताया था आपको लास्ट क्लास के अंदर कि वो कैसा एनवायरनमेंट और क्या क्या चीजें वहां पर मौजूद है। यहाँ पर इसका ये बात तो कंफर्म हो गई
इस बात से आपको कि एनवायरनमेंट जो है वो कॉम्बिनेशन है 2 चीज़ों का, फिज़िकल का और ह्यूमन का। जब दोनों चीज़ें बनती हैं तो हमारे पास कोई ना कोई एनवायरनमेंट वजूद में आता है। अब देखो यहाँ पर ये चार्ट बना हुआ है तुम्हारे पास, ये यही वाज़ेह कर रहा है। अच्छा, नई बुक के अंदर यूसुफ रहमानी साहब की जो नई बुक है उसमें माइनर चेंजिंग है इस ग्राफ के अंदर। मतलब ये जो डायग्राम है इसके अंदर माइनर चेंजिंग है। थोड़ी पुरानी बुक वाली की है इससे पहले वाली की। लेकिन और उससे पहले में और थोड़ा-सा डिफरेंस है। डिफरेंस बज़ाहिर कुछ लिखने में अमाउंट में डिफरेंस नहीं है इतना ज़्यादा, सिर्फ चीज़ों को आगे-पीछे किया हुआ है। यानी किसी चीज़ को पहले बना दिया, किसी चीज़ को बाद में बना दिया। हाँ, नई बुक के अंदर जो है वो यूसुफ रैहानी साहब ने एक आध चीज़ का इज़ाफ़ा किया है। चाहिए तो वो एक आध चीज़ का जो इज़ाफ़ा है वो आगे अभी तज़किरा आएगा तो मैं दिखा दूँगा आपको क्या है। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले एनवायरनमेंट में अगर आप देखें तो सबसे पहले है नेचुरल। नेचुरल का मतलब है कुदरती चीज़ें आपके पास। जितनी भी दुनिया में कुदरती चीज़ें मौजूद हैं, कुदरत की तरफ से हैं, वो सब नेचुरल एनवायरनमेंट का हिस्सा है। यानी कुदरती चीज़ें जितनी भी हैं वो सब नेचुरल का पार्ट है। यानी कुदरत की तरफ से जो-जो चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद हैं, वो सब नेचुरल है। उसके अगेंस्ट अगर आप कल्चरल की तरफ जाते हैं, कल्चरल क्या है? इंसानी सकाफ़त है। ये इंसानी सकाफ़त जो इंसान की बनाई हुई है, इंसान के ऊपर है कि इंसान कैसे बना रहा है, क्या कर रहा है इंसान इसके अंदर। तो ये इंसान के कल्चर के ऊपर डिपेंड करती है कि इंसान की सकाफ़त कैसी है। सबसे पहले हम बात करेंगे नेचर की, कि नेचर क्या कहती है, नेचर से रिलेटेड क्या चीज़ें। अगर आप देखेंगे बेटा नेचर के अंदर यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ लिखी है आपके पास, वो लिखा है फिज़िकल थिंग्स। अच्छा, नई बुक के अंदर मैं आपको बता दूँ बेटा, नई बुक में ये पेज नंबर 22 पे है। यूसुफ रहमानी साहब की नई बुक का पेज नंबर 22 उसमें डायग्राम मौजूद है। अच्छा देखें, सबसे पहले नेचर के अंदर जो कुदरती चीज़ें हमें सबसे पहले चीज़ जो है वो है फिज़िकल। फिज़िकल प्रोडक्ट्स वो चीज़ें हैं जो कुदरती हैं लेकिन आपको दिखाई देती हैं, आप देख सकते हैं, आप छू सकते हैं, आप उनको महसूस कर सकते हैं, तो वो कुदरती चीज़ें हैं। जिनको आप फिज़िकल एनवायरनमेंट में शुमार करते हैं। फिज़िकल एनवायरनमेंट में सबसे पहली चीज़ जो आपके पास लिखी है, चाहिए वो है फ्लोरा। सबसे पहली चीज़ क्या है? फ्लोरा। नई बुक के अंदर। पुरानी बुक पुरानी वाली बुक के अंदर। नई बुक के अंदर जो दिया हुआ है, वो सबसे पहले दिया हुआ है आपके पास रिलीफ। बस ये एक फ़र्क है कि नई बुक में सबसे पहले क्या दिखाया है आपको, रिलीफ दिखाया है। ये दिखाया है सबसे पहले। सही है, तो हम नई बुक के मेरा ख़्याल से सबके पास शायद नई बुक मौजूद है, तो हम नई बुक के हिसाब से बात कर रहे हैं ना। सबसे पहले फ़िज़िकल में आपके पास क्या है, रिलीफ मौजूद है। तो रिलीफ की अगर मैं बात करूँ बेटा, रिलीफ क्या है? रिलीफ को मैंने आपको बताया था, ये बेसिकली हम इसको इसका अदर वर्ड कहें अगर हम, तो आपको याद होगा हमने तज़किरा किया था टोपोग्राफ़ी का। टोपोग्राफ़ी क्या होती है? ज़मीन की लेयर। चाहे ज़मीन की लेयर 4 किस्मों की हमने तज़किरा किया था। हमने कहा था प्लेन्स हैं, प्लेट्यूज़ हैं, डेज़र्ट्स हैं और माउंटेन्स हैं। प्लेन क्या होता है? मैदानी इलाके, चाहे जिनमें आप खेती-बाड़ी कर सकते हैं, काश्तकारी कर सकते हैं आप, जिनमें फैक्ट्रियाँ लगा सकते हैं, प्लांट्स लगा सकते हैं आप, सही है। आप मकानात बना सकते हैं मैदानी इलाकों में। फिर दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूँ डेज़र्ट्स की, डेज़र्ट्स हैं रेगिस्तानी इलाके। रेगिस्तान सबने देखा होगा, अनइवन सरफेसेस, मट्टी उड़ रही है, चाहे रेत मौजूद है जगह-जगह, चाहे रेत के टीले पड़े बने हुए हैं पहाड़ रेत के, चाहे वो रेत के जो टीले हैं वो हवा से एक जगह से दूसरी जगह चेंज होते रहते हैं, चाहे तो उसको हम डेज़र्ट का नाम देते हैं। उम्मन पानी की हमें वहाँ पर कमी नज़र आती है, बारिशों की कमी नज़र आती है। प्लेट्यूज़ और माउंटेन्स की अगर हम बात करें, तो प्लेट्यू और माउंटेन के बारे में मैंने पहले भी बताया था, फिर बता देता हूँ, ताकि आपके लिए रिकॉल हो जाए सबके लिए। मैं कहा था एक आपके पास क्या है, माउंटेन है। स्क्रीन नज़र आ रही है ना सबको? जी सर, जी सर, आ रही है ना सर। देखो मैंने कहा था एक माउंटेन है, ऐसी माउंटेन जिसके टॉप के ऊपर आपके पास जो है वो हिल हो, जैसे कि ये। चाहे जिसके माउंटेन के ऊपर जो है वो टॉप के ऊपर क्या मौजूद है, हिल मौजूद है। हिल कहते हैं चोटी को, चाहे जिसके टॉप पर हिल मौजूद है, चाहे और उसको हम कहते हैं माउंटेन। वो क्या है? वो है माउंटेन। और जिसके टॉप के ऊपर जो है वो प्लेन सरफेस नज़र आए आपको, यानी इस तरह की प्लेन ऊपर जो है वो प्लेन सरफेस मौजूद हो आपके पास, तो आप उसको कहते हैं कि ये क्या है, ये प्लेट्यू है। ये क्या है? प्लेट्यू। बज़ाहिर हम लोग कह रहे होते हैं कि ये माउंटेन ही है, लेकिन ये क्या है? प्लेट्यू है। अच्छा, हमने ये कहा था कि ये तो इसकी 2 मेजर डिफरेंसेस हैं, एक हिल होना और एक प्लेन होना। चाहे दूसरा हमने ये कहा था कि पहाड़ जो हैं उनके ऊपर आप उम्मन पौधे या दरख्त लगे हुए आपको नज़र आते हैं, जबकि प्लेट्यूज़ के ऊपर आपको दरख्त लगे हुए नज़र नहीं आते। पहाड़ को काट के उम्मन रास्ता बना लिया जाता है, प्लेट्यूज़ को काट के रास्ता बनाना बड़ा मुश्किल होता है।
प्लेट्यूज जो है अगर आप देखें बेटा, प्लेट्यूज में उम्मन आपको जो चट्टानें नजर आती हैं वो अनइवन सरफेसेस की नजर आती हैं, यानी वो ऐसे नहीं होते जैसे प्लेन सरफेसेस की मौजूद है, वो अनइवन होती है। मैं कहूँ आपको, मैंने एक एग्जांपल दी थी, मैंने कहा था जब आप बलूचिस्तान प्लेट्यू की बात करते हैं तो बलूचिस्तान प्लेट्यू जो आपके पास मौजूद है बेटा, उसमें आपको जगह जगह क्या है, आपको माउंटेन्स जो हैं उन पे दरख्त और पौधे नजर नहीं आते, आपको घास फूस नजर आती है उनके ऊपर, सही है, या झाड़ियां नजर आ जाती कुछ जगहों पर, इससे ज्यादा आपको नजर नहीं आता। जबकि अगर आप माउंटेन्स की बात करें और आप जाएं इस्लामाबाद जाएं, आप मरी की तरफ जाएं, तो आपको वहां के पहाड़ों के ऊपर जो है वो आपको दरख्त नजर आते हैं। तो ये एक आपको मेजर डिफरेंस नजर आता है माउंटेन्स का और प्लेट्यूज का, सही है। तो ये हमारे पास जो है वो रिलीफ की 4 किस्में थी। सही है भाई, समझ में आ गई सबको? रिलीफ की 4 किस्में जो हमने जी डिस्कस, सर। सही है। पहला प्लेन, फिर प्लेट्यू, फिर डेजर्ट और फिर माउंटेन्स। अच्छा, रिलीफ को मैंने बता दिया ये क्या है हमारे पास, हम इसको कहते हैं ये क्या है, ये टोपोग्राफी भी है हमारे पास। अच्छा, रिलीफ के बाद दूसरे नंबर पर जो आपके पास नई बुक में बेटा दिखाया है, वो दिखाया है यूसुफ रहमानी साहब ने वाटर को। वाटर है पानी। अच्छा, पानी के हवाले से मैं आपको बताऊं, देखो पानी की डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर यूसुफ रहमानी साहब ने शो नहीं की कि पानी कैसे हमारे पास डिवाइड हो रहा है। इसका एक और अलग से यूसुफ रहमानी साहब ने जो है वो बुक में एक और मैप, एक और जो है वो फ्लो डायग्राम दी हुई है, आपके पास चार्ट फ्लो दिया हुआ है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कस करेंगे कि वो क्या है। चाहे फिलहाल पानी, दो चीजें, एक चीज तो आपने ये देख ली रिलीफ टोपोग्राफी की जो चीजें आप उनको देख सकते हैं, छू सकते हैं। दूसरा, पानी को आप देख सकते हैं और छू सकते हैं, चाहे वो समंदर का पानी चाहे वो दरिया का पानी है। अच्छा, इसके बाद वाटर के बाद आपके पास जो चीज मौजूद है बेटा, वो है आपके पास फौना। फौना, यूसुफ रहमानी साहब ने फौना का तस्करा किया। फौना कहते हैं एनिमल लाइफ को। एनिमल लाइफ का मतलब ये है कि हमारे पास जो जंगली हयात मौजूद है, जो जानवर मौजूद हैं, जो जानदार मौजूद हैं दुनिया के अंदर जमीन के ऊपर, चाहे उनको हम फौना का नाम दें। अच्छा, ये बात याद रखनी है बेटा कि ये फौना जो है ये बेसिकली बायो वर्ड है आपके पास, या ज्योग्राफी में आप फौना कहते हैं एनिमल लाइफ को, यानी जितनी भी जंगली हयात मौजूद है, जो जानदार मौजूद हैं, उनका तस्करा अगर करते हैं। तो ये 4 किस्में जो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं अगर आपको याद हो, एक होते हैं हमारे पास हार्बीवोरस, एक होते हैं कार्निवोरस, एक होते हैं ओमनीवोरस और एक होते हैं इंसेक्टिवोरस। मुझे जुहेब बताएंगे, जुहेब ओमनीवोरस कौन से होते हैं? जुहेब भाई। सर अगर साइंस से मैं पढ़ता तो जरूर बताता। बेटा ये क्या मैट्रिक आपने कॉमर्स से किया है? कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस के अंदर था ना ये? नहीं था सर। बिल्कुल था बेटा ये। अरे नहीं था सर। अच्छा सर, अगर था भी जो इतना अरसा हो गया याद थोड़ी रहेगा। ये बोलना, ये लाइन पे आ गया अब। सही है। और कोई बताना चाहे? और वैसे बचपन में बच्चों को पढ़ाया रहे होते हैं हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, सर इंसेक्ट। ओमनीवोरस, सर हाँ, ओमनीवोरस से कहते हैं जो मीट भी खाते हैं और वो भी फल भी खाते हैं। फल नहीं, घास फूस। वही फल भी कह घास सकते हैं फूस आप, वगैरह। यानी आप पौधे जो खाते हैं, हर्ब्स खाते हैं जो। जी बिल्कुल जी सही वो। बताया इंशाल्लाह भाई आपको। आप भी कंप्यूटर साइंस से पढ़े ना इंशाल्लाह भाई? जी जी सर, ये तो देखा, याद है, इतना तो चलो पता है। गुड है। ये मुझे नेहा बाजी बताएंगे हार्बीवोरस कौन से होते हैं? सर हार्बीवोरस वो होते हैं जो कि सिर्फ घास और यानी कि जो सिर्फ वेजिटेबल्स और जो सिर्फ वेजिटेबल्स या घास जो है वो खाते हैं, हार्बीवोरस। जी। चाहे हर्ब खाने वाले, चाहे हर्ब का मतलब आपके पास जो पौधे खा रहे हैं, चाहे प्लांट्स खाते हैं जो आपके पास, इसमें अगर मैं कहूँ घोड़ा है, गधा है आपके पास, बकरी है, वो हार्बीवोरस है। चाहे कार्निवोरस, बकार भाई। सर कार्निवोरस वो जो दूसरे जानवरों का गोश्त खाते हो। जो दूसरे जानवरों का गोश्त खाते हैं, जैसे कि जैसे शेर, शेर। चीता, जी। चाहे आपके जी। पास ये इसमें शुमार किए जाते हैं कार्निवोरस, बिल्कुल। चाहे ओमनीवोरस वो जो दोनों चीजें खाते हैं, चाहे जो गोश्त भी खा रहे हैं और जो आपके पास क्या है, आपके पास जो है वो घास फूस पौधे वगैरह भी जो खा रहे हैं। इसमें अगर हम बात करें तो खासकर इंसानों की अगर हम बात करें तो इंसान वो है जो वेजिटेबल्स या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी खा रहे होते हैं और इंसान जो है वो गोश्त भी खा रहे होते हैं। फिर है एक आपके पास इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस क्या है? जो आपके पास कीड़े मकोड़े खाते हैं, इसमें रेप्टाइल्स आ जाते हैं आपके पास, चाहे जो कीड़े मकोड़े खा रहे हैं, मुख्तलिफ जानवरों को खा रहे हैं, चाहे तो वो किस्म में आ जाते हैं इंसेक्टिवोरस में। चाहे तो ये 4 किस्में बचपन में पढ़ाई जाती हैं, यकीनन आप लोगों ने पढ़ी होंगी। सही है, कुछ लोगों को याद नहीं थी तो कोई बात नहीं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, इंसान भूल जाता है। उसके बाद है आपके पास फ्लोरा।
क्या है आपके पास? फ्लोरा। अच्छा देखो, फ्लोरा भी बायो वर्ड है, बॉटनी में आपके पास ये वर्ड यूज किया जाता है। ये फौना जोलॉजी में यूज करते हैं, ये बॉटनी में यूज करते हैं टर्म। चाहे और फ्लोरा के मायने, अच्छा ज्योग्राफी में दोनों टर्म्स यूज की जाती हैं। ज्योग्राफी में इसके मायने हैं नेचुरल वेजिटेशंस। नेचुरल वेजिटेशन का मतलब है कुदरती नबातात, कुदरती पौधे। चाहे कुदरती नबातात की अगर हम बात करें तो उसकी 3 किस्में हैं हमारे पास। कितनी किस्में? 3 किस्में। सबसे पहले फॉरेस्ट। वो जगहें हमने अभी याद होगा, हमने जब अर्थ का चैप्टर पढ़ा था तो हमने इस बात की बात की थी कि जहां पर बारिशें ज्यादा होती हैं वहां पर घने तरीन जंगलात पाए जाते हैं, हम उसको फॉरेस्ट का नाम देते हैं। चाहे फॉरेस्ट दुनिया में सबसे ज्यादा जो आपके पास घने तरीन जंगलात मौजूद हैं वो इक्वेटेरियल रीजन में मौजूद है, जिसका हमने लास्ट क्लास में तस्करा किया था, अगर आपको याद हो। याद है ना, बताया था ना मैंने। अच्छा, फिर आपके पास जो है वो है ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड्स की बात करें अगर हम, तो वो जगहें जहाँ पर बारिशें कम होती हैं, ये भी मैंने तस्करा किया था, वो जगहें जहाँ पर बारिशें कम होती हैं, तो वो जगहें क्या होती हैं, वहाँ पर आग जो है घास उग जाती है। उन जगहों पर आप खेती-बाड़ी कर पाते हैं और दुनिया में बड़े-बड़े ग्रासलैंड्स हैं जो खेती-बाड़ी की वजह से, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ की वजह से मशहूर हैं हमारे पास। और ग्रासलैंड दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है वो हमारे पास जो ग्रासलैंड्स हैं, वो टेम्परेट रीजन में। फिर डेज़र्ट्स। डेज़र्ट की बात करें तो हम डेज़र्ट को कहते हैं रेगिस्तान। रेगिस्तान की अगर हम बात करें तो रेगिस्तान से जैसे हमारे ज़हन में रेगिस्तान का तसव्वुर आता है, तो हम हॉट डेज़र्ट की तरफ चले जाते हैं। फौरी तौर पे हमारे माइंड में हॉट डेज़र्ट आता है जो हमारे करीब बना हुआ है। देखो मैं कहूँ थर का डेज़र्ट, चोरिस्तान डेज़र्ट, राजस्थान डेज़र्ट, सहारा डेज़र्ट जो हमारे पास मौजूद हैं, फौरन हमारे ज़हन में ये डेज़र्ट्स आ जाते हैं जो रेगिस्तानी डेज़र्ट्स हैं हमारे पास, जिसमें रेत मौजूद है। हम कहते हैं डेज़र्ट है। डेज़र्ट की क्या कंडीशन? डेज़र्ट में हमने कहा था कि वो जगह जहाँ पर बारिशें कम होती हैं, ना होने के बराबर होती हैं, सही, उन जगहों को हम डेज़र्ट का नाम देते हैं। यानी फॉरेस्ट वो जहाँ पर बारिशें ज़्यादा हो रही हैं, सही, ज इक्वेट हमारे पास ग्रासलैंड्स वो जगह है जहाँ पे बारिशें कम होती हैं, और डेज़र्ट जहाँ पे बारिशें ना होने के बराबर होती हैं, बहुत ही कम बारिशें होती हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा हॉट डेज़र्ट्स जो हमारे क्योंकि करीब है, तो फौरन हमारे ज़हन में डेज़र्ट के नाम सुनते के साथ ही हमारे ज़हन में वही आता है। लेकिन यहाँ पर एक और डेज़र्ट का तज़किरा है और वो है कोल्ड डेज़र्ट। कोल्ड डेज़र्ट क्या होता है बेटा? जो जहाँ पर बर्फ मौजूद है। हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, अगर आपको याद हो, पोलर रीजन। पोलर रीजन में हमने कहा था कि पोलर रीजन को टुंड्रा रीजन भी कहते हैं, जहाँ पर हद नज़र तक से बर्फ के अलावा आपको कुछ और नज़र नहीं आता। ऐसी जगहें जहाँ पर बारिशें कम और बर्फबारी ज़्यादा होती है, यानी इन एरियाज़ में बर्फबारी ज़्यादा हो रही है, बारिशें कम हो रही है, तो वो कोल्ड डेज़र्ट के एरियाज़ हैं हमारे पास। रेगिस्तानी एरिया से नहीं, वहाँ पे भी पानी आपको ऐसे नहीं मिलता, आपको क्या मिल रही है? बर्फ नज़र आ रही है, बर्फ ही बर्फ मौजूद है वहाँ पे। वो है कोल्ड डेज़र्ट आपके पास। सही है, क्लियर है, बात समझ में आ गई है सबको? हॉट डेज़र्ट और कोल्ड डेज़र्ट। अब देखो, मैं कहूँ हॉट डेज़र्ट के अंदर भी कुछ नबातात होते हैं। चाहे जैसे अगर आपने देखा हो, झाड़ियाँ वगैरह जो हैं, वो हॉट डेज़र्ट्स में पाई जाती हैं, मुख्तलिफ किस्म की। चाहे झाड़ियाँ होती हैं, छोटे-छोटे पौधे लग जाते हैं। चाहे अगर आप रेगिस्तान में देखेंगे तो आपको पौधे नज़र आएँगे। जबकि कोल्ड डेज़र्ट की अगर हम बात करें, तो कोल्ड डेज़र्ट में अगर आपने देखा हो, जहाँ पर बर्फ ज़्यादा होती है, वहाँ पर कुछ इस तरह के पौधे पाए जाते हैं। जिसको हम टाइगा फॉरेस्ट कहते हैं। देखे हैं आपने ऐसे? इस शेप के? सर सेंटा वाले। हाँ, सेंटा वाले भी कह सकते हो। चाहे इसको हम कहते हैं टाइगा फॉरेस्ट। बेसिकली कॉनिफेरियस प्लांट्स हैं हमारे पास, टाइगा फॉरेस्ट कहलाते हैं। सही है, तो आगे जब फॉरेस्ट का टॉपिक चैप्टर पढ़ेंगे तो हम इसमें उसका डिटेल से तज़किरा करेंगे। चाहे तो कुछ जगहों पर जहाँ पे बर्फबारी होती है, उन जगहों पर आपको जो है वो इस तरह के दरख्त नज़र आते हैं। चाहे इनकी बहुत बड़ी-बड़ी शाखें नहीं होती, लेकिन ये इस तरह के पौधे आपको वहाँ मिलते हैं। अच्छा, फिर अगर आप आगे जाएँ बेटा, तो आपके पास जो तज़किरा मौजूद है, वो यहाँ पर है वेदर और क्लाइमेट का। अच्छा, वेदर और क्लाइमेट की अगर मैं बात करूँ, तो वेदर और क्लाइमेट क्या मतलब आपके पास देखो, वेदर वो है जो रोज़ाना की बुनियाद पर चेंज होता है। डे टू डे, टाइम टू टाइम क्या हो रहा होता है? चेंज हो रहा होता है। चाहे यानी अभी सर्दी थी, तो थोड़ी देर बाद गर्मी हो जाएगी, गर्मी है तो थोड़ी देर बाद सर्दी हो जाएगी, हवा चलना शुरू हो जाएगी, बारिश हो जाएगी। वेदर डे टू डे, टाइम टू टाइम चेंज हो रहा होता है। वेदर से बनता है सीज़न, सीज़न कहते हैं मौसम को। चाहे अगर रोज़ाना गर्मी है तो हम कहते हैं गर्मी का सीज़न है। चाहे अगर रोज़ाना सर्दी है तो हम कहते हैं सर्दी का सीज़न है। अगर रोज़ाना बारिशें हो रही हैं तो हम कहते हैं मानसून का सीज़न है। तो वेदर से बना सीज़न और सीज़न से बनता है क्लाइमेट। चाहे कैसे बनता है? जब हम ये कहते हैं कि सालों की प्रैक्टिस, वेदर की सालों की प्रैक्टिस, यानी हर साल गर्मी कब आती है, हर साल सर्दी कब आती है, चाहे कब बारिशें होती हैं, तो उसको हम क्लाइमेट का नाम देते हैं। बास उसमें कम से कम 30 साल, 30 साल की स्टडी पे हम क्लाइमेट बनाते हैं कि हर साल सर्दी जो है कराची में, जैसे अगर हम कहें
तो हम ये कहते हैं कराची में हर साल सर्दी जो है वो दिसंबर का एंड या जनवरी में आती है आपके पास, ज़्यादातर जो एक्सट्रीम सर्दी आपके पास होती है। चाहे इसी तरह अगर हम बारिशों की बात करें तो हम कहते हैं जुलाई अगस्त के अंदर कराची में बारिशें ज़्यादा होती है। गर्मी की बात करें तो हम कहते हैं कराची में मई का महीना या सितंबर का महीना जो है या अक्टूबर का महीना जो है वो इंतहाई गर्म महीने होते हैं आपके पास। यानी मई, जून या सितंबर, अक्टूबर आपके पास गर्म महीने। सही है, तो ये क्या है, वेदर से बना क्लाइमेट, वेदर से बना सीज़न, सीज़न से बना क्लाइमेट। सही है, सबको समझ में आ गई ये बात यहाँ तक? अच्छा, ये नॉन फिजिकल है, जो आप देख नहीं सकते, जो आप छू नहीं सकते, लेकिन आप इसको महसूस कर सकते हैं, आप इसको एन्जॉय कर सकते हैं। इसमें सबसे पहली जो चीज़ है वेदर और क्लाइमेट में, जो क्लाइमेट और वेदर के ऊपर असरअंदाज भी होती है, वो है एयर प्रेशर, हवा का प्रेशर। हवा का प्रेशर को अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ तो मैं अक्सर एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। मैं कहूँ बिलफर्ज़ स्टैंड फैन देखा होगा आपने, चाहे समझना इस बात को थोड़ा-सा। अगर मैं कहूँ स्टैंड फैन को स्लो में चलाओ और तुम उसके सामने बैठकर काम करने बैठ जाओ, तुम्हें कोई मसला नहीं होगा, तुम आराम से काम कर लोगे। लेकिन अगर स्टैंड फैन को तेज़ फुल चलाकर तुम उसके सामने बैठो, तो तुम्हारी चीज़ें उड़ना शुरू हो जाएँगी। बिलफर्ज़ तुमसे लिखा नहीं जाएगा, तुम्हारे कॉपी के पेजेज़ बंद होना शुरू हो जाएँगे चीज़ें। तो क्या हुआ? एयर का प्रेशर बढ़ गया, हवा का प्रेशर, हवा का दबाव। तो जब एयर का प्रेशर बढ़ता है तो उसके नतीजे में आपकी चीज़ें अफ़ेक्टेड होना शुरू हो जाती है, टेम्परेचर में भी चेंजिंग आ जाती है। आपने देखा होगा जब हमारे यहाँ तूफ़ान आते हैं, आँधियाँ चलती हैं, चाहे तो हवा का जो प्रेशर है उस वक़्त वो बढ़ा हुआ होता है। चाहे हवा की जब प्रेशर बढ़ता है, हवा की स्पीड बढ़ती है, चाहे तो उसके नतीजे में क्या होता है, बड़े-बड़े साइन बोर्ड्स गिर जाते हैं, बड़े-बड़े दरख्त जो हैं वो उखड़ जाते हैं। चाहे तो ये क्या है, ये है एयर प्रेशर। है कि एयर प्रेशर भी हमारे क्लाइमेट के ऊपर असरअंदाज होता है और हमारे क्लाइमेट को चेंज कर देता है, हमारे वेदर को चेंज कर देता है। यानी अगर गर्मी है, अभी पता अभी मेरे को गर्मी हो रही है और तेज हवा चलनी शुरू हो जाए, सही, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, एयर प्रेशर की वजह से क्या होगा, टेम्परेचर में चेंजिंग आ जाएगी। क्या ये क्लियर है, बात समझ में आ गई सबको? बेटा बात समझ में आ गई सबको? जी सर, आ गई समझ। जी सर, आ गई। जुएब जुएब भाई गायब हो गए क्या हमारे? जुएब हैं या गायब हो गए? जी सर, जी आ गई समझ में। अच्छा, फिर है एयर टेम्परेचर। एयर टेम्परेचर क्या है, हवा का टेम्परेचर कैसा है? आपने अक्सर लोगों को सुना होगा कि अभी जैसे सर्दी आ गई है थोड़ी सी, तो हम कहते हैं कोयटा की हवा चल गई है। कोयटा की हवा क्यों जब सर्दी आती है हम कहते हैं कोयटा की हवा चल गई है, इसका मतलब ये है कि सर्द सर्द ठंडी हवा चल रही है। सही, इसी तरह अगर आपने देखा होगा अक्सर हम कहते हैं लू चल रही है। लू का मतलब ये होता है कि हम ये कहते हैं कि हवा जो है, हवा चल तो रही है लेकिन गर्म हवा है। तो एयर टेम्परेचर भी हमारे मौसम को इफेक्टेड करता है, यानी अगर ठंडी हवा चलेगी तो मौसम कुछ और होगा और अगर गर्म हवा चलेगी तो मौसम कुछ और होगा हमारा। सही है, क्लियर है, बात समझ में आ गई है एयर टेम्परेचर की? जी, जी। फिर है विंड, खुद हवा। भाई देखो, कभी हवा बंद होती है, आप कहते हैं हब से हवा बंद है, और कभी हवा चल रही होती है, तो आपको महसूस जरूर होती है लेकिन आप उसको देख नहीं पाते, विंड। फिर है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी कहते हैं नमी को। हवा में, हमारे एनवायरनमेंट में जो नमी मौजूद है, जो पानी का अंश मौजूद है, सही, जो एनवायरनमेंट में नमी है वो हमें नजर नहीं आ रही होती, लेकिन हमें महसूस हो रही होती है कि हवा में क्या है, हमारे नमी मौजूद है, चाहे एनवायरनमेंट में हमारे क्या है, ह्यूमिडिटी मौजूद है। इसकी मैं अक्सर एग्जाम्पल लेता हूँ समझाने के लिए कि तुमने अगर देखा हो, तुमने अगर कभी कोई ठंडी बोतल फ्रिज से निकाल के बाहर रखी हो, तो तुम सबने नोट किया होगा कि तुमने ठंडी बोतल या कोल्ड ड्रिंक वो निकाल कर बाहर रखी, तो उसके बोतल के इर्द गिर्द जो है वेपर्स आ जाते हैं। वो वेपर्स कहाँ से आए? क्या कोल्ड ड्रिंक बाहर आ गई, चाहे या कोई फेंक कर चला गया पानी के कतरे उसके ऊपर, वो कहाँ से आया वो पानी? तो बेसिकली है क्या कि हमारे एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी मौजूद है, नमी मौजूद है। चाहे होता क्या है कि ये भाप बन के ये जो है, ये नमी हमारे पास जो है, जब ये वेपराइज होते हैं वेपर्स, तो ये हमारे एनवायरनमेंट में शामिल हो जाते हैं और ये हमारे टेम्परेचर से, नॉर्मल टेम्परेचर के साथ मिक्स रहते हैं। लेकिन जैसे ही कोई ठंडा एनवायरनमेंट, पूरे एनवायरनमेंट इनसे टच करता है, ये उससे टच करते हैं, तो ये उसके ऊपर स्टक हो जाते हैं और उसकी वजह से ये आपको एनवायरनमेंट में नजर आते हैं। दुनिया में कुछ जगहों पर ऐसा भी है कि उन्होंने, जहाँ पर पानी की कमी है, उन्होंने अपनी पानी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसे इक्विपमेंट बनाए कि आपके पास जो एनवायरनमेंट में जो पानी मौजूद है उसको आप कैप्चर कर सकें, ताकि आप अपनी पानी पीकर अपनी ज़रूरत को कुछ पूरा कर सकें। तो वो एनवायरनमेंट जो ह्यूमिडिटी मौजूद है, उसको एक्सट्रैक्ट करके वो अपनी पानी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं कुछ जगहों पर। चाहे, यानी उन्होंने ऐसे इंस्ट्रूमेंट बना लिए कि अगर आप सहरा में किसी जगह पर, आप ऐसी जगह पर जहाँ पे पानी मौजूद नहीं है, वहाँ पर उस इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके आप पानी हासिल कर सकते हैं। यानी अपने एनवायरनमेंट से आप क्या करेंगे, पानी हासिल कर लेंगे। फिर है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन कहते हैं रेन को, बारिश को। सही है, बारिश भी हमारे मौसम को, हमारे क्लाइमेट को क्या कर देती है, चेंज कर देती है।
मैं कहूँ शदीद गर्मी हो, बारिश शुरू हो जाए, तो आपके क्या क्लाइमेट में एनवायरनमेंट में हमारे वेदर में फ़र्क पड़ता है नहीं पड़ता है? या वैसे ही रहता है? अच्छा ये बात मैंने आपको बताई थी कुछ जगहों पर फ़र्क पड़ता है, कुछ जगहों पर फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि हमारे जो इक्वेटोरियल रीजन के एरियाज़ हैं, वहाँ पर बारिशें ज़्यादा भी होती हैं, लेकिन वहाँ की गर्मी में कोई शिद्दत में कमी नहीं आती। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें, कराची की बात करें, तो हम देखते हैं जब गर्मी शदीद हो रही होती है और अगर बारिश हो जाए, तो गर्मी की शिद्दत में हमारे यहाँ क्या होता है, थोड़ी कमी आ जाती है। तो वेदर में उस वक़्त जो है, वो आप देखते हैं कि फ़र्क पड़ता है। यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई है, क्लियर है? जी सर। सर आगे। अच्छा फिर है कल्चर। कल्चर कहते हैं सकाफ़त को, कि हमारी सकाफ़त कैसी है। अच्छा सकाफ़त जो है वो ज़ाहिर-सी बात है ज़बानों के ऊपर है, कौमों के ऊपर है, मुख्तलिफ़ कौमों के मुख्तलिफ़ कल्चर हैं, मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलने वाले, मुख्तलिफ़ कल्चर को फ़ॉलो करते हैं, मुख्तलिफ़ तहज़ीबों को फ़ॉलो करते हैं, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग हैं, जो मुख्तलिफ़ कल्चर रखते हैं। मैं अक्सर एग्ज़ाम्पल लेता हूँ इसके हवाले से कि अगर आपको याद हो, बल्कि आप लोगों से शायद मैंने डिस्कस नहीं की। जैसे अगर मैं कहूँ कल्चरल डिफरेंस की एग्ज़ाम्पल दूँ मैं आपको, मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल आप किसी उर्दू स्पीकिंग के घर चले गए। चाहे तो आप किसी उर्दू स्पीकिंग के जब आप घर जाते हैं, तो आप देखते हैं उनके यहाँ आपको ड्राइंग रूम सजे हुए मिलते हैं। सजे हुए से मुराद ये है कि वहाँ पे सोफ़े रखे हुए होंगे, हो सकता है कारपेट बिछा हुआ हो, टेबल रखी हुई होगी, कोई शो पीस रखा हुआ होगा, कोई ऐसी चीज़ रखी होगी जिससे आपका ड्राइंग रूम क्या हुआ हुआ होगा, डेकोरेट हुआ होगा। इसके अगेंस्ट अगर मैं कहूँ आप जो है वो किसी पठान के यहाँ चले जाते हैं। चाहे और पठान के यहाँ जाते हैं आप और जब किसी पठान के यहाँ जाते हैं आप, तो उसका जो ड्राइंग रूम है, वो उसके हिसाब से, उसके कल्चर के हिसाब से डेकोरेट हुआ है। उसके कल्चर से मुराद ये कि आपको जब आप वहाँ एंटर होंगे तो आपको नज़र आएगा कि आपको कोई सोफ़ा नज़र नहीं आ रहा होगा। आपको क्या नज़र आएगा? आपको नज़र आएगा कारपेट या कालीन बिछा हुआ है, चाहे उसपे गाँव तकिए रखे हुए हैं, चाहे और नीचे जो है वो बैठने का इंतज़ाम है। सही लोग नीचे बैठकर जो है वो बातें कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये है कल्चर डिफरेंस आपके पास कि आप कैसे कल्चर के हैं, किस सकाफ़त के हैं और कहाँ पे कैसे लोग फ़ॉलो करते हैं। तो मुख्तलिफ़ कौमों के मुख्तलिफ़ कल्चर हैं। मैंने आपसे शायद शेयर किया था कि बिलफ़र्ज़ हमारे यहाँ अगर कोई मेहमान आता है, चाहे हमारे यहाँ मतलब उर्दू स्पीकिंग की अगर हम बात करें, पंजाबी फ़ैमिलीज़ की बात करें, चाहे या और भी हमारी जो और कौम है, तो अगर कोई मेहमान आता है बाज़ कौमों में, तो उनके यहाँ अगर आप चाय ऑफ़र करते हैं कि भई किसी मेहमान को, तो मेहमान अगर चाय पी लेता है, तो चाय पी के अगर कप सीधा रख देते हैं, तो आपको कोई मसला नहीं होता। आप कहते हैं भई चाय पिला दी काफ़ी है, सही है, मेहमान आया था, चाय हमने इसको दी है। लेकिन इसके अगेंस्ट अगर हम बात करें पठानों की, चाहे आप किसी पठान के मेहमान बने तो आपको देखकर हैरत होगी कि उनके यहाँ जो है वो ट्रे के अंदर जो है वो कप लाते हैं। चाहे केतली साथ डालेंगे, केतली से निकाल कर वो कप में डालेंगे और उसके बाद वो आपको पेश करेंगे। और अगर आपने चाय का कप सीधा रख दिया ट्रे के अंदर, चाहे तो वो क्या करेगा वो चाय और डाल देगा। उनके यहाँ चाय का कप ट्रे में सीधा रखने का मतलब ये है कि चाय आपको और चाहिए, चाहिए, चाय और चाहिए। चाहे तो वो चाय आपको और देगा कि आपको चाय और चाहिए। लेकिन अगर आपको चाय ना पीनी हो तो वो कहते हैं चाय का कप जो है ट्रे में उलट के रखें। अगर आपने सीधा रखा तो चाय और चाहिए। अब देखो चाय का कप वो उलट के रखिएगा, आप उलट के रखेंगे वहाँ पर तो आपको ये होगा अगर मैं जाऊँगा विपद मैं कहूँगा यार उलट के रखता हूँ तो चाय गिर जाएगी इसके अंदर तो नीचे। या आपके यहाँ अगर कोई मेहमान आए और आपके यहाँ वो ट्रे का कप उलट के रख दे तो आप उसको बुरा भला बोलेंगे। आप बोलेंगे यार कैसा आदमी हमारी ट्रे खराब कर दी। हमें सिर्फ़ जो है वो कप धोना पड़ता है, अब हमें ट्रे भी धोनी पड़ रही है। ट्रे की भी सफाई करनी पड़ रही है, इसने सारी चाय उसके ऊपर गिरा दी है। सही तो ये क्या है ये कल्चरल डिफरेंस है कि हर कौम जो है वो अलग-अलग कल्चर को फ़ॉलो करती है और उनके मुख्तलिफ कल्चर उसको शो होते हैं। मैं अक्सर एग्ज़ाम्पल देता हूँ समझाने के लिए। मैं कहूँ अरबों का और अंग्रेज़ों का, यूरोपियंस का एक कल्चर सेम है। अरब और अंग्रेज़ जो आपके पास हैं, यूरोपियन उनका कल्चर ये है कि जब वो किसी मेहमान से मिलते हैं, तो जब वो किसी मेहमान से मिलते हैं और वो उसको वेलकम करना चाहते हैं, उसको इज़्ज़त देना चाहते हैं, तो वो उसके गले मिलते हैं। सही यहाँ तक दोनों का कल्चर सेम है। ये दोनों क्या करते हैं गले मिलते हैं। लेकिन जो हमारे अरब हैं उनका कल्चर जो है उनकी सकाफ़त जो है वो एक कदम आगे बढ़ जाती है। अरब जब किसी को इज़्ज़त देना चाह रहे होते हैं वो सिर्फ़ उसके गले नहीं मिलते बल्कि उसके दोनों गालों पर बोसा देते हैं। वो उसके दोनों गालों पर वो इधर भी बोसा देंगे, इधर भी बोसा देंगे। वो कहेंगे भई ये हमने इज़्ज़त दी है। लेकिन यही हरकत अगर आपने किसी यूरोपियन के साथ कर दी, चाहे आपने यूरोपियन के पास गए, आप उसको इज़्ज़त देने के लिए गले भी मिले, चाहे लेकिन आपने क्या किया विदाउट परमिशन उसकी परमिशन लिए बगैर आपने क्या किया उसके गालों पर बोसा दे दिया। चाहे तो आप तो समझ रहे हैं आप उसको इज़्ज़त दे रहे हैं। लेकिन वहाँ क्या उसका कल्चर क्या कहता है अगर आपने ये हरकत उसकी परमिशन के बगैर की है, चाहे तो तुम उसको चप्पलें उतार के मारते तुमने उसकी कम बेइज़्ज़ती की थी। ये तुमने विदाउट उसके परमिशन के जो बोसे लिए ना, जो तुमने पुप्पियाँ ले ली उसकी, ये ज़्यादा मसला है। चाहे ये प्रॉब्लम क्रिएटिंग है। सही ये उसकी बेइज़्ज़ती है। वो कहेगा ये आपने जो है ना ये काम सही नहीं किया।
आप चप्पलें उतार के मारते, वो आपने मेरी कम बेइज्जती की थी। तो ये क्या, ये है कल्चरल डिफरेंस कि कहीं पर कल्चर आपको किसी हद तक सेम नज़र आता है, उसके बाद डिफरेंस नज़र आता है। जब आप मुख्तलिफ कौमों से मिलते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन-सी कौम का कल्चर कैसा है, वो किस कल्चर को फ़ॉलो करते हैं। अच्छा, कुछ कौमें अपने कल्चर को इम्पोज़ करती हैं, यानी जो ताकतवर होगा, चाहे वो अपने कल्चर को इम्पोज़ करेगा, वो कहेगा, "भई मेरी बात होगी।" बिलकुल अगर मैं कहूँ अंग्रेज़ और यूरोपियन कहीं साथ में अंग्रेज़ और अरब कहीं साथ मिलते हैं, यानी कहीं यूरोपियन और जो है वो अरबियन साथ मिलते हैं, तो अगर अरब ज़्यादा ताकतवर होगा, तो अरब अपने कल्चर को इम्पोज़ करेगा और अगर यूरोपियन ज़्यादा ताकतवर होगा, चाहे तो यूरोपियन अपने कल्चर को इम्पोज़ करेगा, जो मेरा कल्चर है वो फ़ॉलो होगा, तुम्हारा कल्चर फ़ॉलो नहीं होगा। तो ये कल्चरल डिफरेंस हमें देखना पड़ता है कि कहाँ पर कैसा कल्चरल डिफरेंस है हमारे पास। सबको बात समझ में आ गई है बेटा? जी, जी सर। जी सर। अच्छा, अब देखो कल्चर में सबसे पहले बायोड एनवायरनमेंट। बायोड एनवायरनमेंट का मतलब है मैन मेड थिंग, यानी वो एनवायरनमेंट जो इंसानों का बनाया हुआ है। चाहे वो चीज़ें जो इंसानों की बनाई हुई हैं, वो हमारे कल्चर को, हमारी सकाफ़त को क्या कर देती है? डिफरेंट कर देती है। यानी उसकी वजह से हमारा कल्चर क्या हो जाता है? डिफरेंट हो जाता है। चाहे हमारा इलाका डिफरेंट हो जाता है, हमारे एरिया, हमारा रहन-सहन, हमारा तरीक़ेकार डिफरेंट हो जाता है। उसमें सबसे पहले है आपके पास गुड्स एंड अप्लायंसेस। सबसे पहले क्या है? गुड्स एंड अप्लायंसेस है। अच्छा, गुड्स एंड अप्लायंसेस को हम डिस्कस करेंगे रिकनेक्ट होने के बाद। चाहे हमारी मीटिंग का टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, तो सारे लोग जो हैं वो जल्दी से रिकनेक्ट हो जाएँ, चाहे ताकि हम यहीं से आगे शुरू कर सकें। चाहे हमने जहाँ छोड़ा था, हम वहीं से आगे का तज़किरा कर रहे हैं। अगर आप देखें तो हमने गुड्स एंड अप्लायंसेस की बात कर रहे थे, मैन मेड एनवायरनमेंट के अंदर कि मैन मेड एनवायरनमेंट में गुड्स एंड अप्लायंसेस क्या चीज़ें हैं? अशिया। चाहे वो कह रहा है भाई अशिया की वजह से हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। चाहे गुड्स एंड अप्लायंसेस की वजह से। जैसे एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल दूँ, मैं कहूँ हमारे पास आज आप किसी शहर में मौजूद हैं, कराची शहर में मौजूद हैं। कराची शहर के अंदर जब आप मूव करते हैं, तो आपको जगह-जगह लाइट्स नज़र आती हैं। जगह-जगह आपको जो है वो ट्यूब लाइट्स का या एनर्जी सेवर्स का इस्तेमाल जो है वो आपको होता हुआ नज़र आता है। जबकि इसके अगेंस्ट अगर मैं कहूँ, किसी ऐसे एरिया में आप जाते हैं जो गाँव देहात का एरिया है, जहाँ पर लाइट मौजूद नहीं है, तो वहाँ पर आपको जो है वो लाइट की जगह जो मुतबादिल चीज़ें हैं, सही है, यानी मैं कहूँ ट्यूबलाइट के अलावा जो आपके पास रिसोर्सेज़ हैं, जिससे आप रोशनी कर सकते हैं, तो उनसे आप जो है वो लाइट्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, रोशनी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि आप उन क्या करें, उनको रोशन करें। सही, मैं अक्सर एग्ज़ाम्पल देता हूँ समझाने के लिए कि बिल्कुल चूल्हा आपके घर में एक मौजूद है, सही है, और आप गैस से जो है वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉनिक आपके पास चूल्हा मौजूद है। इसके अगेंस्ट अगर आप गाँव देहात में मौजूद हैं, तो आपने देखा होगा कि उनके यहाँ जो है वो अगर उनके यहाँ गैस मौजूद नहीं है, तो अगर गैस मौजूद नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जो है मिट्टी के जो है वो या लकड़ी के ऊपर जो है वो आग के ऊपर जो है, वो अपनी चीज़ें पका रहे होते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के तंदूर बनाते हैं मिट्टी से, जिसके ऊपर वो रोटियाँ बना सकें, चीज़ें बना सकें। तो ये क्या है, ये हमें नज़र आता है कि गुड्स एंड अप्लायंसेस का फ़र्क है। मैं कहूँ जो चीज़ें, जो जदीद चीज़ें, जो जिद्दत आपको यूरोप में नज़र आती है। यूरोप में मैं कहूँ आज जो सिस्टम्स इस्तेमाल हो रहे हैं, आज जो कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहे हैं, वो हमसे ज़्यादा जदीद हैं, वो जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। चाहे एज़ कम्पेयर कराची है, कराची में वो चीज़ें इतनी इस्तेमाल होती हुई नज़र नहीं आती या इतनी है नहीं। या अभी तक हमने उसको इम्पोर्ट ही नहीं किया प्रोडक्ट्स को। जैसे आपने मुख्तलिफ मूवीज़ देखी होंगी, अब वो बज़ाहिर जो है वो स्क्रीन नज़र नहीं आ रही, लेकिन वो सब कुछ उनको वर्चुअल स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होता है, कि वो क्या काम कर रहे हैं, उसमें सारी चीज़ें वो वर्किंग कर रहे हैं। आज वो टेक्नोलॉजी अभी हमारे पास यहाँ पर हर आदमी के इस्तेमाल के लिए नहीं है। चाहे हाँ, किसी हद तक वर्चुअल कीबोर्ड्स जो हैं वो हमारे पास आ गए। चाहे कि आप क्या करते हैं, एक डिवाइस रख देते हैं, जिससे वो कीबोर्ड वर्चुअल कीबोर्ड बन जाता है और वो वर्चुअल कीबोर्ड की मदद से आप जो है वो काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी अभी आप इम्पोर्ट करके लाए हैं यहाँ पर। सही, जबकि यूरोप में इससे ज़्यादा जदीद टेक्नोलॉजीज़ मौजूद हैं। सही, तो ये क्या है? ये है जिद्दत। सही, जो जिद्दत है वो आपके ऊपर डिफरेंस करती है कि कौन-सा एरिया ज़्यादा तरक्की याफ़्ता है और कौन-सा एरिया कम तरक्की याफ़्ता है। सही, ये बात समझ में आ गई? क्लियर है सबको? क्लियर हो गया है? जी सर। अच्छा, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे? वक़ार भाई बताएँगे जी सर। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? सर तामीरात। जी, आवाज़ नहीं आ रही मुझे तुम्हारी, वक़ार। सर तामीरात। तामीरात, कैसी तामीरात? मतलब बिल्डिंग्स वगैरह अच्छा, और कि कोई? किस बेस पे बनी हुई है, इस तरह। अच्छा, और कोई? सर इंफ्रास्ट्रक्चर
कहते हैं इनके घर के अंदर हमने घर को किस तरीके से मेंटेन करा हुआ है। अच्छा, ये हर जगह का अलग-अलग होता है। अच्छा, यानी कि किस तरीके से हमारे कमरे बने हुए हैं यहाँ पे। अच्छा, अच्छा। और कोई? ज़ुहैब भाई बताना चाहेंगे हमें? नहीं सर, ज़ुहैब मैं भाई, नहीं बताना चाह रहा। आप पता है? बताना नहीं चाह रहा मैं। नहीं सर, आपने पूछा ना बताना चाह रहे, तो मैं नहीं बताना चाह रहा। अच्छा, इसका मतलब पता ही नहीं है ना, भाई को पता होता तो बता देते, हमारे ज़ुहैब भाई भी। नहीं सर, पता ऐसी बात नहीं। क्या ऐसी बात नहीं, पता है तो बता भाई, क्या पता है? गूगल कर रहा था। नहीं सर, आप पढ़ाए आगे, तो अच्छा, मसला नहीं। इंशाल भाई आप बता दें, ज़ुहैब भाई की तफरीह थोड़ी खत्म हो गई। इंशाल भाई, जी सर। इंफ्रास्ट्रक्चर। सर नहीं पता। अच्छा देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली हम काउंट करते हैं किसी इलाके, किसी शहर के हवाले से, कि हम ये कहते हैं कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ के रोड्स कैसे हैं, वहाँ की बिल्डिंग्स कैसी हैं, वहाँ पर इमारतें कैसी बनी हुई हैं, वहाँ पर जो है वो यूटिलिटी के जो चीज़ें हैं, यूटिलिटीज़ जो हैं वो कैसी हैं। जैसे मैं कहूँ टेलीफ़ोन की सर्विसेज़ कैसी हैं, वहाँ पर एम्बुलेंस सर्विसेज़ कैसी हैं, वहाँ पे फायर ब्रिगेड के ज़राए कैसे हैं, वहाँ पे हॉस्पिटल्स कैसे हैं, वहाँ पे स्कूल कैसे हैं, कॉलेजेस कैसे हैं, यूनिवर्सिटीज़ कैसी मौजूद हैं। ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर में शुमार किया जाता है किसी भी जगह। सही है। जो हमारी एक बाजी ने कहा कि सर बिल्डिंग्स का इंफ्रास्ट्रक्चर, की बिल्डिंग्स कैसी बनी हुई, वो बिल्डिंग्स का इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाता है। सही, यहाँ हम बात करें कल्चर से रिलेटेड, तो यहाँ जब हम कल्चर से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि पूरे एनवायरनमेंट में, यानी मैं कहूँ कराची शहर को जब आप दुबई से कंपेयर करते हैं तो आपको नजर आता है कि दुबई के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उनका ज्यादा मजबूत रहेगा, ज्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, रोड्स अच्छे बने हुए हैं, पार्क्स हैं आपके पास पुलिस की जो सर्विस है वो दुबई में ज्यादा अच्छी है एज कम्पेयर कराची के। तो है कि वहाँ पर फौरी तौर पे कार्रवाई होती है, फौरी तौर पे जो है वो एक्शन में आते हैं, फौरी तौर पे जो है वो गिरफ्तारियाँ अमल में आती हैं, फौरी तौर पे सज़ाएँ होती हैं। यहाँ पर आपको ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आता। सही, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, अच्छा मैं अक्सर एग्ज़ाम्पल देता हूँ समझाने के लिए कि फायर ब्रिगेड की सर्विसेज़। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें क्या है, फायर ब्रिगेड वाले कोशिश करते ज़रूर हैं, चीज़ें खबरें भी पहुँच जाती हैं लेकिन वो उस जगह तक पहुँच नहीं पाते। जैसे मैं अक्सर एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि भाई हमारे ऑफ़िस के करीब जो है कुछ साल पहले आग लगी। सही, तो वहाँ पर जो है वो के इलेक्ट्रिक का एक ऑफ़िस है जिसके अंदर आग लगी थी और उस दिन जो है जब आग लगी, तो कराची शहर की कुछ घंटों के लिए लाइट गई थी। चाहे बड़े पैमाने पे, यानी काफ़ी देर तक लाइट बंद थी, बहुत सारे एरियाज़ की। चाहे तो वो क्यों? क्योंकि वो उसकी ग्रेड स्टेशन में जो है उसमें आग लग गई थी। अच्छा हुआ क्या था कि जब हम सुबह में पहुँचे, ऑफ़िस पहुँचे अपने, तो पता चला कि भई धुआँ जो है वो हमें नज़र आया कि भई किसी जगह से धुआँ उठ रहा है। हमने चेक किया बिल्डिंग की टॉप पे जाके कि भई किस जगह आग लगी, तो हमें पता चला कि जनाब के इलेक्ट्रिक का जो ग्रिड स्टेशन है, उसके अंदर आग लग गई है। अच्छा जब वो आग का हमें पता चला कि भई आग लग गई है, तो हम लोग तो अपने हिसाब से अपने काम में लगे रहे। ये वाक़या सुबह 9 बजे का और तकरीबन साढ़े 11 बजे के करीब हमारे पास जो है फायर ब्रिगेड वाला आया और फायर ब्रिगेड वाला पुलिस की मोबाइल के साथ-साथ कि भई आग कहाँ लगी है? कह रहा है वायरलेस पे मुझे इत्तला दी गई है कि वाटर बोर्ड के ऑफ़िस में आग लग गई है। तो हम लोग हँसने लगे। जब वो हमारे पास, हमने कहा भाई यहाँ क्यों आ गए? आग तो के इलेक्ट्रिक के दफ्तर में लगी है। तो कह रहा है इत्तला ये दी गई थी कि वाटर बोर्ड के ऑफिस। हमने कहा भाई इतना पानी हमारे पास मौजूद है कि हम आग बुझा सकते थे। आग वहाँ लगी है, वहाँ जाओ। अब उसको वो कह रहा है मुझे 9 बजे वायरलेस पे इत्तला आई है, लेकिन मैं 9 बजे से ढूँढ रहा हूँ। मुझे जगह नहीं मिल पाई दे रही कि किस जगह पे। ये तो रास्ते में मुझे पुलिस वाले मिल गए, ये पुलिस वाले लेकर आए मुझे यहाँ तक, वरना तो मैं पहुँच ही नहीं पा रहा था। फिर हमने कहा कि जब वहाँ जाओ, तो उसने कहा मुझे इसका रास्ता नहीं पता। फिर के पुलिस वालों ने कहा चलो हम तुम्हें लेकर चलते हैं उस जगह भी, चाहे क्योंकि बीच में रास्ता खतरनाक रास्ता है, वहाँ पे तुम्हें लूट लिया जाएगा, हो सकता है तुम वहाँ तक पहुँच ना सको। तो जब हमने ऊपर जाकर चेक किया वापस कि भाई क्या कंडीशन है, तो साढ़े 11 बज रहे थे उस वक़्त। तो उस वक़्त जो है वो आग ऑलमोस्ट बुझ चुकी थी। जो जलना था, जो तबाही होनी थी, वो ऑलरेडी हो चुकी थी। चाहे तो ये क्या है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर की लेकनेस। अगर प्रॉपर रोड बने हुए होते, पक्के रोड बने हुए होते, चाहे तो वो जल्द से जल्द उस जगह पर पहुँच सकता था। प्रॉपर रोड ना होने की वजह से वो क्या हो गया, वो उस इलाके में घूमता रहा वो। चाहे कि कहाँ है, किस जगह, उसको जगह ही सही समझ में नहीं आ रही थी। फिर ये कि जो फायर ब्रिगेड के इदारे हैं या रेस्क्यू के इदारे हैं, उनको प्रॉपर जगहों का पता होना चाहिए। ड्राइवर्स को पता होना चाहिए कि कौन-सी चीज़ कहाँ पर है, किस जगह पर है। सही, ताकि अगर खुदा ना खास्ता कोई हादसा होता है, तो फौरी तौर पे उस जगह पर पहुँचकर उस चीज़ को रेस्क्यू किया जा सके। सही, उन लोगों को बचाया जा सके या आग बुझाई जा सके। तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर में शुमार किया
जाता है। मैं कहूँ हॉस्पिटल्स हैं, पार्क्स हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है। मैं कहूँ जैसे पार्क कराची में मौजूद हैं, ऐसे पार्क आपके पास हैदराबाद में नहीं है, सही या नवाबशाह में नहीं है। चाहे जो आपके पास जैसे मैं कहूँ अलादीन है आपके पास, सफारी पार्क है आपके पास और जो आपके पास पार्क्स मौजूद हैं, वो आपको वहाँ नज़र नहीं आते, वो आपको यहाँ नज़र आते हैं। ये क्या डिफरेंस है इंफ्रास्ट्रक्चर का। चाहे क्लियर है, बात समझ में आ गई है सबको? मैं हूँ कराची शहर में, बैरियर टाउन का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा आएगा अभी। चाहे आप देखते हैं सफाई भी है, आपके पास चीज़ें बनती हुई नज़र आ रही हैं, गटर नहीं उबल रहे, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। सही है? फिर बिल्डिंग्स, क्या है बिल्डिंग्स भी आपके कल्चर को वाज़ेह करती हैं। एक तो बिल्डिंग से पता चल जाता है कि आप किस इलाके में किस जगह पर हैं। मैं कहूँ मैं तस्वीर खिंचवाता हूँ एक, चाहे मज़ार-ए-कायद पे खड़े होके, क्या आपको पता चल जाएगा कि मैं कराची शहर में हूँ? हैं भाई, पता चलेगा नहीं चलेगा? आप कहेंगे ना आसानी से हर कोई पहचान लेगा कि यार मैं कराची में मौजूद हूँ। जी सर। इसी तरह अगर मैं जो मीनार-ए-पाकिस्तान पे जाके तस्वीर खिंचवाऊँ, तो आप पहचान जाएँगे कि मैं लाहौर में मौजूद हूँ। सही है। इसी तरह अगर मैं फैसलाबाद चला जाऊँ, सही, या मैं कहूँ इस्लामाबाद चला जाता हूँ मैं, इस्लामाबाद चला गया मैं फैसल मस्जिद के बाहर जो है, वो तस्वीर खिंचवा रहा हूँ, तो आप कहेंगे सर इस्लामाबाद पहुँचेंगे। इसी तरह अगर मैं दुबई पहुँच जाऊँ और बुर्ज खलीफा के पास जो है वो तस्वीर खिंचवाऊँ, तो आप कहेंगे सर दुबई में मौजूद है। तो बिल्डिंग से भी आप जो है वो डिफरेंस करते हैं कि कौन किस इलाके में किस जगह पर मौजूद है। फिर बिल्डिंग स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो मैं अक्सर समझाने के लिए कहता हूँ, समझना इस बात को कि हमारे पास वो एरियाज़ जहाँ पर बारिशें कम होती हैं। यहाँ पर क्या होता है? जहाँ पर बारिशें कम हैं। जहाँ पर बारिशें कम हैं, वहाँ पर आपको जो है वो प्लेन स्ट्रक्चर के जो है वो आपको मकान नज़र आते हैं, चाहे प्लेन स्ट्रक्चर वाले। जबकि जहाँ पर आपके पास जो है वो बारिशें ज़्यादा बारिशें क्या, मैं कहूँ बास एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर आपको इस तरह के जो है वो मकान नज़र आते हैं, जैसे अभी मैं अगर कहूँ ये, तो कुछ एरियाज़ ऐसे हैं बेटा आपके पास दुनिया के या बास ममालिक के अंदर आप देखते हैं कि उनकी छतें आपको इस तरह की नज़र आती हैं, प्लेन छतें, सही हैं। और कुछ में आपको जो है वो इस तरह का एरिया नज़र आता है। तो क्या वजह है इसके, फ़र्क के क्या रीज़न है? क्यों डिफ़रेंस है ऐसा? कि कहीं पर हमें ऐसा नज़र आ रहा है और कहीं पर हमें ऐसा नज़र आ रहा है। बेसिकली होता क्या है, जहाँ पर बारिशें कम होती हैं, उन जगहों पे जैसे मैं कहूँ कराची शहर में बारिशें इतनी नहीं होती, तो आपके जो मकानों की छतें मिलती हैं वो आपको प्लेन नज़र आती हैं। हल्का-सा स्लोप रखते हैं ताकि अगर बारिश हो, पानी रुके नहीं, पानी बह जाए। इसके अगेंस्ट अगर आप मरी वगैरह चले जाते हैं, तो मरी वगैरह में आपको जो मकानात नज़र आते हैं, उनकी छतें आपको ऐसी नज़र आती हैं कुछ जगहों पर। छतें क्यों नज़र आ रही हैं ऐसी उन जगहों पर? क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पर होती है बर्फबारी। अगर वहाँ पे प्लेन छत बनाई, तो होगा क्या कि बर्फ जो है वहाँ पे रह जाएगी और बर्फ जो है वो जब पिघलना शुरू होगी, तो पानी जो है वो रिसना शुरू हो जाएगा छत से और वो छत को गिरा देगा। इस वजह से वहाँ पर जो है वो छतें इस तरह स्लोप्स में बनाई जाती हैं, ताकि आपके पास अगर बर्फ इस जगह पर आकर रुकती है, मैं कहूँ इस जगह पर आकर जो है, वो आपके पास जो है वो बर्फ आ जाती है इस जगह पर, तो आप क्या करते हैं हल्का-सा अगर उसको स्लाइड करते हैं, अगर हल्का-सा आप उसको प्रेशर करते हैं, तो उसके नतीजे में वो बर्फ जो है वो तेज़ी से नीचे गिर जाती है, वो उसके ऊपर छत के ऊपर रहती नहीं है। सही, तो ये क्या है, ये है आपके पास बिल्डिंग्स का डिफरेंस। मैं कहूँ मुख्तलिफ कौमों की मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं बिल्डिंग बनाने के। आप जब मूवीज़ देखते हैं, सही है, तो आपको अगर बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स नज़र आती हैं, ऊँची-ऊँची बिल्डिंग्स नज़र आती हैं, तो आप समझ जाते हैं कि ये किसी शहर की बात हो रही है। किसी न किसी शहर के अंदर का तज़किरा है। इसी तरह अगर मैं कहूँ आपने मूवीज़ देखी हों, तो जब कभी अगर आप चाइना की या जापानीज़ मूवीज़ देखते हैं आप, सही है, तो आपको नज़र आता है उनका एक डिफरेंट स्टाइल है बिल्डिंग्स बनाने का। सही, जो वाज़ेह करता है कि वो आप उसके कल्चर की, उनकी तहज़ीब की बात कर रहे हैं। ये उस इलाके की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि उनका स्टाइल डिफरेंट स्टाइल है बिल्डिंग्स का। सही, तो आप पहचान जाते हैं कि ये जो है वो एशिया के ईस्ट एशियन कंट्रीज़ का जो है वो कल्चर है आपके पास, कि उनकी बिल्डिंग्स हैं। ये वेस्टर्न कल्चर की बिल्डिंग्स नहीं है। तो बिल्डिंग से भी है आपके पास डिफरेंस वाज़ेह होता है। सही है। फिर है ऑर्चर्ड्स। अच्छा, इसमें मैंने मज़हबी बिल्डिंग्स का तज़किरा नहीं किया है। मज़हबी बिल्डिंग्स के कल्चर से भी आपको डिफरेंस नज़र आता है। जैसे मैं कहूँ आप ईसाइयों की बिल्डिंग्स देखते हैं, तो आपको उसके ऊपर स्लेब लगा हुआ नज़र आता है। मुसलमानों की आप बिल्डिंग्स अगर मैं कहूँ मसाजिद देखते हैं, सही,
तो आपको मसाजिद के अंदर जो है वो मीनार बने हुए नज़र आते हैं, गुंबद बनी हुई नज़र आती है। सही है, तो ये क्या है, ये आपके पास बिल्डिंग्स का भी डिफरेंस है, चाहे वो मज़हब के हिसाब से हो या इलाकों के हिसाब से हो। फिर ऑर्चर्ड्स, ऑर्चर्ड्स कहते हैं बागात को। बाग भी इंसान अपनी मर्ज़ी से लगाता है। चाहे इंसान की मर्ज़ी, इंसान जैसे चाहे बाग लगाए, जैसे बाग चाहे वो डिसाइड कर सकता है, तो वो ऑर्चर्ड्स कहलाते हैं हमारे पास। ऑर्चर्ड्स जो हैं मेरी मर्ज़ी, मैं किसी जगह पर हो सकता है आम के बागात लगा रहा हूँ, हो सकता है मैं नारियल के बागात लगा रहा हूँ, हो सकता है मैं सेब के बागात लगाऊँ, ये इंसान की अपनी मर्ज़ी है, चाहे कि वो कौन से दरख़्त और कौन से बाग लगाना चाहता है। फिर उसके बाद है कल्टीवेशन। कल्टीवेशन का मतलब है खेत। खेतों की अगर मैं बात करूँ तो खेत भी इंसान की अपनी मर्ज़ी से इंसान लगाता है। चाहे इंसान की मर्ज़ी है, इंसान चाहे तो जो है वो चावल का खेत लगाए, चाहे तो गन्ने का खेत बना दे, चाहे तो गंदम काश्त करे, चाहे तो गन्ना काश्त करे, ये इंसान के अपने ऊपर है। चाहे तो कल्टीवेशन जो है वो इंसान के ऊपर है कि इंसान कौन-सी फ़सल काश्त करना चाहता है। हो सकता है जिस जगह पर तुम आज गए हो, वहाँ पर आज जो है वो गन्ना लगा हुआ है और तुम कुछ अरसे बाद, साल भर, 2 साल बाद जाते हो तो पता चले उसने गन्ने की जगह वहाँ पर चावल काश्त करना शुरू कर दिए। तो ये क्या है, ये कल्टीवेटर के ऊपर है कि वो किस किस्म के बागात या किस किस्म के खेत जो है वो लगाता है। सही क्लियर है, बात समझ में आ गई सबको? बेटा जी बात सर। समझ में आ गई सबको? जी सर। अच्छा, फिर है ब्रीफ्स। ब्रीफ्स कहते हैं यकीन को, कि यकीन कैसा है आपका? सही है। अब यकीन देखो, यकीन पर्सन टू पर्सन वेरिएशन है, हर बंदे का यकीन एक जैसा नहीं होता। अच्छा, इस यकीन के ऊपर नया जो आपके पास यूसुफ रहमानी साहब की बुक है, उसके अंदर उन्होंने यहाँ पर एक नए पॉइंट का इज़ाफ़ा किया और उन्होंने लिखा है एक्सटर्नल फोर्सेस। यहाँ पर उन्होंने क्या लिखा है? एक्सटर्नल फोर्सेस आपको बुक के अंदर नज़र आ रहा होगा। एक्सटर्नल फोर्सेस का मतलब ये है कि हमारे यकीन को जो इफ़ेक्ट करती हैं, वो मुख्तलिफ एक्सटर्नल चीज़ें हैं। कुछ एक्सटर्नल इवेंट्स ऐसे होते हैं जो हमारे यकीन को बड़ी बुरी तरह मुतासिर कर देते हैं। सही है, और वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह का यकीन है हमारा। सही है, जैसे इससे रिलेटेड मैं आपसे एक वाक़या शेयर करूँ, यकीन से रिलेटेड, कि हुआ क्या कि ग़ालिबन पहले खलीफ़ा का दौर है और उसके अंदर जो है वो जब हज़रत अबू बकर का, तो उसके अंदर क्या हुआ कि एक शख़्स जो है मुल्हिद था। मुल्हिद समझते हैं? ऐसा शख़्स जो किसी खुदा के ऊपर यकीन नहीं रखता, जो खुदा को नहीं मानता, किसी भी खुदा को। वो कहता है ज़मीन एक हादसे के नतीजे में वजूद में आई और उसका किसी खुदा के ऊपर यकीन नहीं होता। तो वो शख़्स आया दरबार में और आके उसने कहा कि हज़रत अबू बकर बैठे हैं और असहाब दूसरे बैठे हुए हैं। उसने कहा मेरे कुछ सवाल हैं, अगर आपने उनके जवाबात दे दिए तो जो है वो हो सकता है मैं मुसलमान हो जाऊँ। तो हज़रत अबू बकर ने कहा कि हाँ, बहुत अच्छी बात है, आप बताएँ आपके सवालात क्या हैं? तो उसने सवाल ये किया, उसने कहा कि देखें कुरान में जो है, क्या ये आयत मौजूद है कि अल्लाह जो है वो हर चीज़ के ऊपर कादिर है? तो असहाब जो बैठे थे, उन्होंने कहा हाँ, बेशक कुरान में ये आयत मौजूद है कि अल्लाह जो है वो हर चीज़ के ऊपर कादिर है, चाहे अल्लाह जो चाहे कर सकता है। तो उसने कहा अच्छा अगर ये बात है, तो फिर आप मुझे इस बात का जवाब दें, क्या अल्लाह जो है वो अपना जैसा खुदा पैदा कर सकता है? अब सवाल क्या किया उसने? अल्लाह जो है वो अपना जैसा दूसरा खुदा बना सकता है या नहीं बना सकता है? अपना जैसा दूसरा खुदा पैदा कर सकता है या नहीं कर सकता है? ये उसने सवाल किया। अब जब सवाल किया तो अब सारे लोग परेशान, तो भाई जवाब क्या दें? मैं कहा भाई हम तुम्हें सोच के इसका जवाब देंगे, चाहे कि इसका क्या जवाब होना चाहिए। क्योंकि पहले वो कबूल करवा चुका कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है या नहीं है। तो फिर उस और दूसरी तरफ वो कह रहा है कि अल्लाह अपने जैसा जो है वो खुदा बना सकता है, पैदा कर सकता है या नहीं पैदा कर सकता। सही है। तो असहाब बड़े परेशान हुए। अच्छा असहाब अब समझ में ना आए, इसको जवाब क्या दें? सही उसने एक टाइम दिया कि भई इतने दिन बाद मैं आकर पूछूँगा। सही है, जब वो आया पूछने के लिए और उसने दोबारा आकर सवाल किया तो उससे पहले जो है साहब ने आपस में मीटिंग की थी और उसमें मीटिंग में डिसाइड किया था कि ये शख्स जो है ये हमारा मज़ाक उड़ा रहा है। ये शख्स जो है ये हमारा मज़ाक उड़ा रहा है, नहीं हमारे सामने आकर ये हमारा मज़ाक उड़ा रहा है, हमारे खुदा का मज़ाक उड़ा रहा है। सही है। अब अगर हम इसको मना करते हैं कि अल्लाह ये काम नहीं कर सकता तो उसका मतलब अल्लाह हर चीज़ पर कादिर नहीं है। तो ये बात तो बड़ी गलत हो जाएगी। तो ये हमारा मज़ाक उड़ा रहा है। तो क्यों ना हम इसको कत्ल कर दें। चाहे अगर ये आकर दोबारा ये सवाल करेगा तो हम इसको क्या करेंगे कत्ल कर देंगे कि ये हमारा मज़ाक उड़ा रहा है, हमारे खुदा की तौहीन कर रहा है। चाहे यही बात डिसाइड उन्होंने कहा ये जवाब बहुत अच्छा है, हम इसको कत्ल करा देंगे। क्या हुआ वो जब टाइम गुज़रा और जो टाइम उसने बताया था वो उस टाइम पर दोबारा आया और दोबारा आकर खलीफा के दरबार में आकर उसने सवाल किया। तो सवाल किया तो खलीफा ने कहा कि हाँ, जवाब मिलेगा और जद्दाद को हुक्म दिया कि भाई इसको पकड़ लो और इसको जो है वो इसका जो है गर्दन उड़ाई जाएगी।
तो जो असहाब उसको पकड़ कर लेकर जा रहे थे, सही वो हँसने लगा। वो हँसने लगा तो कहा, "भई तुम हँस क्यों रहे हो?" कहा, "देखो अभी तुम मुझे कत्ल करोगे, अभी मेरा सवाल जो है वो किसको पता है, जो दरबार में यहाँ लोग बैठे हुए हैं, उनको पता है सिर्फ़। शायद जब मुझे कत्ल करके बाहर फेंकोगे तो लोग पूछेंगे भई इसका जुर्म क्या था? तो बताना पड़ेगा मेरा जुर्म क्या था। शायद जब जुर्म बताओगे तो मेरा सवाल बताना पड़ेगा और जब मेरा सवाल बताओगे तो लोगों के ज़हन बनेंगे और जब लोगों के ज़हन बनेंगे तो आज तो मेरा सवाल है, मैं आगे चलकर एक मज़हब में कन्वर्ट हो जाऊँगा। चाहे यानी मेरा अकीदा बन जाएगा, लोग मेरी बात को मानना शुरू कर देंगे। चाहे तुम मुझे कत्ल कर दो, चाहे और मेरी बात का मेरे सवाल का जवाब तुम्हें सबको देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, दुनिया को बताना पड़ेगा कि मुझे क्यों कत्ल कराया गया, क्या रीज़न था और वो बढ़ते-बढ़ते जो है, वो एक अकीदे की सूरत इख्तियार कर जाएगा, एक मज़हब की सूरत इख्तियार कर जाएगा। तो अब जब असहाब ने ये बात सुनी तो असहाब बड़े परेशान हुए। चाहे हज़रत अबू बकर ने कहा नहीं भाई इसको अभी जो है वो छोड़ दो। चाहे जवाब समझ में आया तो फिर उसमें से हज़रत सलमान फारसी उठे और हज़रत सलमान फारसी ने कहा चल मैं तुझे इसका जवाब दिलवाता हूँ। सलमान फारसी उसको वहाँ से लेकर हज़रत अली अलैहिस्सलाम के घर लेकर आए। जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम के घर लेकर आया, हज़रत अली अलैहिस्सलाम के घर पे हज़रत सलमान फारसी ने दस्तक दी। तो अभी हज़रत अली बाहर भी नहीं आए थे, हज़रत अली ने अंदर से सवाल किया कि सलमान क्या उसको ले आए? उस बंदे का नाम लेकर। जैसे ही उसने अपना नाम सुना, चाहे उस मुरीद ने नाम सुना तो उसने भागने की कोशिश की। तो हज़रत अली ने कहा हज़रत सलमान फारसी ने उसको पकड़ लिया। सलमान फारसी ने कहा भागता कहाँ है? जवाब सुन के जा। तो जब हज़रत अली सामने आए, तो हज़रत अली ने कहा कि बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है और अल्लाह अपने जैसा तेरा जो सवाल है कि क्या अल्लाह अपने जैसा खुदा बना सकता है? तो कहा हाँ, बेशक अल्लाह अपने जैसा खुदा बना सकता है। लेकिन जो बनाएगा जिसको, वो खुदा की मखलूक होगा और जो बनाएगा वो खालिक होगा। तो खालिक जो है वो एक ही है, चाहे जो अल्लाह है, चाहे और वो जो जिसको बनाएगा, वो खुदा की बनाई हुई क्या होगी? वो मखलूक होगी कि खुदा ने उसको अपने जैसा खुदा बनाया है। तो खुदा बेशक इस चीज़ के ऊपर कादिर है। चाहे तो ये जवाब मौला अली ने हज़रत अली अलैहि सलाम ने उसको दिया। अब देखो ये क्या है? ये है यकीन, सुभान अल्लाह सर, चाहे माशाअल्लाह। ये है यकीन बिलीव्स चाहे यानी ऐसा सवाल था उसका कि जो क्या कर रहा था? जो अकीदे को मुतासिर कर रहा था, जो आपके यकीन को मुतासिर कर रहा था। सही और ज़ाहिर-सी बात है ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें आज आप बहुत सारी चीज़ें मीडिया पर सवालात सुनते हैं, चीज़ें सुनते हैं, जो इंसानी अकीदे को बड़ी बुरी तरह क्या कर रहे होते हैं, मुतासिर कर रहे होते हैं। सही तो ये क्या है एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल बिलीव्स, एक्सटर्नल रीज़न्स जो आपके यकीन को मुतासिर करते हैं। टीवी देखा आपने उससे कोई चीज़ आपने एक्सपेक्ट किया, आपने कहा भई ये तो ऐसे हो रहा है, ये तो फलाँ चीज़ है। चाहे तो ये बिलीव्स को मुतासिर करने वाले एक्सटर्नल फैक्टर्स। अच्छा बिलीव्स के अंदर जो सबसे पहली चीज़ है वो है रिलिजन। रिलिजन कहते हैं मज़हब को। मज़हब की बात करें तो आप जानते हैं मज़हब क्या है? कुछ लोग ऐसे हैं जो एक खुदा को मानते हैं जैसे कि हम मुसलमान, चाहे कुछ लोग ऐसे हैं जो एक से ज़ायद खुदाओं को मानते हैं, जैसे कि ईसाई या हिंदू, सही है। और कुछ ऐसे हैं जो खुदा को ही नहीं मानते, सही है। और कुछ ऐसे हैं जो मुख्तलिफ चीज़ों को खुदा मान रहे होते हैं, चाहे सूरज को, चाँद को, सितारों को, चाहे तो मज़ाहिब दुनिया में मुख्तलिफ मज़ाहिब मौजूद हैं, मुख्तलिफ चीज़ों को मानने वाले लोग मौजूद हैं। फिर हेरिटेज को छोड़ के सबसे पहले मैं बात करता हूँ सुपरस्टिशन की। सुपरस्टिशन को उर्दू में कहते हैं हम वहम। चाहे अक्सर ऐसा होता है कि हम ये कहते हैं भाई फलाँ चीज़ देखी, मुझे लगा कुछ था, कोई था वहाँ पर। चाहे इसको हम बात दफ़ा वहम कह रहे होते हैं, बात दफ़ा हम कहते हैं कोई बीमारी है। लेकिन हम ये बात जानते हैं कि कुरान में तज़किरा मौजूद है जिन्नात का। चाहे और जिन्नात एक्ज़िस्ट करते हैं दुनिया में और हमसे ज़्यादा हैं। सही है, तो हम उसका इनकार नहीं कर सकते। तो बाद दफ़ा वो भी होते हैं और बाद दफ़ा वाक़ई हमारा वहम या बाज़ लोगों की बीमारी होता है। चाहे तो सुपरस्टिशन जो वहम या एब्नॉर्मल एक्टिविटीज़ जिसको आप कहते हैं। चाहे क्लियर है बात समझ में आ गई? उसके बाद है हेरिटेज। अच्छा, अब देखो ये सुपरस्टिशन आपके यकीन को मुतासिर कर रहा होता है, बिलीफ्स को मुतासिर कर रहा होता है। कोई है, कोई नहीं है, कोई था, किसी को देखा था मैंने। चाहे अच्छा फिर है हेरिटेज। हेरिटेज क्या होता है? विरासती, विरासत में मिलती है आपको जो चीज़। चाहे जो आबाओ-अजदाद से होती हुई आ रही है। जैसे हमारे यहाँ जब शादी-ब्याह होती है, शायद तकरीबन तमाम खानदानों में शादी-ब्याह में झगड़े हो रहे होते हैं। शादी-ब्याह में झगड़े होते हैं, भई हमारी फलाँ रस्म पूरी नहीं होगी तो ये काम नहीं होगा। चाहे हमें रस्म पूरी करनी है, उन्होंने तो अपनी रस्में पूरी कर ली, हम क्यों ना करें? चाहे ये रस्म तो लाज़मी पूरी होगी जब ही रुखसती होगी वरना नहीं होगी। तो ये क्या है? अब कोई पूछे भाई ये काम क्यों कर रहे हो? तो पता नहीं है, होती है हमारे यहाँ ये रस्म। चाहे उसका उसके पीछे लॉजिक क्या है किसी को नहीं पता। लेकिन क्योंकि वो आबाओ-अजदाद करते हुए आ रहे हैं, तो आप भी क्या कर रहे हैं आपने उस चीज़ को आपने जो है उसी को फ़ॉलो कर रहे हैं आप। चाहे तो ये विरासती है, चाहे इसको क्या कहते हैं हेरिटेज। चाहे विरासती कुछ लोगों को विरासती बीमारियाँ मिलती हैं, चाहे
बीमारियाँ मैं कहूँ जैसे स्किन की मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं आपके पास, चाहे डायबिटिक का मसला है, चाहे आज आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है, "क्या आपके खानदान में कोई शुगर पेशेंट है?" ये हेरिडिटी खानदान से आ रही है, चाहे विरासत में मिली है, भाई खानदान में हमारे यहाँ थी तो ये चल रही है। हार्ट के पेशेंट्स उमन व हेरिटेज कि भाई खानदान में है, तो वो दूसरों को भी मिल रहा होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं यकीन में। मैं कहूँ आज अमूमन अगर मैं कहूँ नॉर्मली मज़हब की अगर हम बात करें तो जिस बच्चे के अम्मा-अब्बा मुसलमान हैं, चाहे उसके अम्मा-अब्बा जिस अकीदे पे हैं, बेटा भी, बच्चा भी उसी अकीदे पे जाता है। अगर वो हिंदू थे तो वो हिंदू होता है, अगर वो मुस्लिम थे तो वो मुस्लिम होता है, अगर वो क्रिश्चियन थे तो वो क्रिश्चियन होता है। तो आबाओ-अजदाद से जो आबाओ-अजदाद ने किया वो आप फ़ॉलो करते हैं, वो करते जा रहे हैं। चाहे हेरिटेज, चाहे विरासत के अंदर मिला है आपको कुछ चीज़ें, चाहे कुछ आदतें विरासत में होती हैं आपके पास, चाहे कि वो चली आ रही हैं, वो रस्में चली आ रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है कि क्यों करते हैं इसको। सही है, बात समझ में आ गई है, सबको क्लियर है? अच्छा फिर है सेल्फ इम्पोज्ड लिमिटेशन। हेरिटेज के अंदर यहाँ पे 3 टाइप लिखी है, एक है सेल्फ इम्पोज्ड लिमिटेशन। सेल्फ इम्पोज्ड लिमिटेशन का मतलब ये होता है कि हम अपने ऊपर कुछ लिमिटेशन लगा देते हैं, कुछ चीज़ें बॉन्डिंग कर देते हैं कि ये काम मैं नहीं करूँगा। चाहे जैसे मैं कहूँ तुमने रोज़ा रखा हुआ है, तो अब अगर तुमने रोज़ा रखा हुआ है, तुम्हारे सामने खाना रखा हुआ होता है, तुम खाना खा लेते हो क्या? तुम क्या करते हो? खाना सामने रखा है, पानी प्यास भी लग रही है, लेकिन तुम पानी नहीं पीते। तुम कहते हो ये क्या है? सेल्फ इम्पोज्ड लिमिटेशन। मैं इस वक़्त मेरा रोज़ा है, मैं पानी नहीं पीऊँगा, मैं खाना नहीं खाऊँगा। मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं सेल्फ इम्पोज्ड लिमिटेशन। मैं अक्सर एग्ज़ाम्पल देता हूँ समझाने के लिए कि मैं पालक नहीं खाता, सही है, या मैं तहारी नहीं खाता। तो मैंने क्या किया अपने ऊपर सेल्फ इम्पोज्ड लिमिटेशन की हुई है कि भाई मैं पालक और तहारी नहीं खाऊँगा। चाहे मुझे नहीं पसंद कि मैं ये खाऊँ। चाहे तो ये क्या है सेल्फ इम्पोज्ड लिमिटेशन। कुछ अरसे तक मैं शलवार कुर्ता नहीं पहनता था। चाहे तो ये क्या है ये सेल्फ इम्पोज्ड लिमिटेशन थी कि भाई ये चीज़ मैं नहीं करूँगा। चाहे ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती। सही है, क्लियर है, बात समझ में आ गई सबको? सेल्फ इम्पोज्ड लिमिटेशन क्या आप अपने ऊपर जी, आपकी जी। मर्ज़ी से उस चीज़ को बंद कर लेते हैं, आप कहते हैं मैं ये काम नहीं करूँगा, मुझे नहीं करना है ये काम। सही है। फिर है एडॉप्टेड वैल्यूज़। एडॉप्टेड वैल्यूज़ क्या होती है बेटा? एडॉप्टेड वैल्यूज़ वो होती हैं जो आपने किसी दूसरे को देखकर एडॉप्ट की हो। यानी वो आपकी नहीं थी, आपके आबाओ-अजदाद में भी नहीं थी, लेकिन आपने क्या किया दूसरे को देखकर सीख ली। जैसे हम में से बहुत सारे लोग इंडियन ड्रामे देख रहे हैं। चाहे तो आप इंडियन ड्रामे या इंडियन मूवीज़ देखते हैं तो उनकी ज़बान, चाहे उनके अल्फ़ाज़, उनकी लैंग्वेज आप अडॉप्ट कर लेते हैं। जैसे आप कहते हैं बाज़ लोग कि सर मेरा विश्वास करें। अब विश्वास क्या है? यकीन करें यानी बात समझ में आ रही है? आप हिंदी के अल्फ़ाज़ बोलना शुरू कर देते हैं। सही है। क्यों? क्योंकि आपने उसको देखकर अडॉप्ट किया। अच्छा मैं अडॉप्टेड की और एग्ज़ाम्पल्स दूँ तो मुसलमानों के कल्चर में अगर हम यहाँ एशिया के कराची के कल्चर की अगर हम बात करें, तो कराची में हमें नज़र आता है कि हम यहाँ पर हैप्पी न्यू ईयर मना रहे हैं। क्या हैप्पी न्यू ईयर मुसलमानों का कल्चर है? ये तो मुसलमानों का कल्चर नहीं है, ये किसका है? ये ईसाइयों का कल्चर है बेसिकली। आप जो है हैप्पी न्यू ईयर का आगाज़ होता है वो ईसवी कैलेंडर का आगाज़ होता है, जिसको आप मना रहे होते हैं। तो ये आपने क्या किया? उनसे आपने एडॉप्ट किया। चाहे बसंत का त्योहार यहाँ बरे-सगीर में मनाया जा रहा होता है आपके पास, चाहे तो बसंत क्या है? ये इंडिया का है कि जब वहाँ पे फसल जब वहाँ पे सरसब्ज़ा होता था, हरियाली आती, बाहर का मौसम आता था, तो वो जश्न मनाते थे। चाहे आपने क्या किया उसको एडॉप्ट कर लिया बाहर के मौसम की जश्न को। चाहे तो आपने कहा ये बसंत का त्योहार मना रहे हैं। ये क्या है? ये एडॉप्टेड वैल्यू उसको हम क्या कहते हैं? एडॉप्टेड वैल्यू कहते हैं कि आपने दूसरे को देखकर क्या किया? एडॉप्ट किया, ये आपका अपना नहीं था। मैं कहूँ आज मुझ समेत बहुत सारे लोग पैंट शर्ट पहन के घूमते हैं। चाहे पैंट शर्ट है या टी शर्ट है, जीन्स पहन रहे हैं। क्या ये पैंट शर्ट, जीन्स या टी शर्ट जो है, ये मुसलमानों का वो है लिबास है। ये क्या है? ये आपने दूसरों को देखकर क्या किया आपने? एडॉप्ट किया। ये यहाँ का नहीं है, ये यहाँ का कल्चर नहीं है, ये यूरोपियन कल्चर है। सही क्लियर है, बात समझ में आ गई है सबको? तो ये क्या है? ये एडॉप्टेड वैल्यूज़ है। फिर है इलॉजिकल वैल्यूज़। इलॉजिकल वैल्यूज़ क्या होती है बेटा? जिसकी कोई लॉजिक ना हो। चाहे यानी उसकी कोई लॉजिक नहीं है लेकिन हम उसको फ़ॉलो करते हैं, हम उसको करते हैं, देखते हैं। चाहे जैसे मैं कहूँ काली बिल्ली का रास्ता काट देना, चाहे हम कहते हैं काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो काम खराब हो जाएगा भई। आँख का फड़कना, चाहे सीधी आँख फड़क रही है तो शायद कोई अच्छी खबर आए, चाहे उल्टी आँख फड़क रही है तो वो बुरी खबर आने वाली है, आँख फड़क रही है पता नहीं क्या होने वाला है। चाहे हाथ में खुजली हो रही है, चाहे सीधे हाथ में खुजली हो रही है तो शायद पैसा आए, उल्टे हाथ में खुजली हो रही है तो पैसा जाए। चाहे इत्तेफ़ाक की बात ये है कि मेरे दोनों हाथों में खुजली जब होती है, चाहे सीधे हों, चाहे उल्टे हों, पैसा जाता है। चाहे मुझे खौफ़ शुरू हो जाता है मेरा पैसा आने वाला है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा-सा पैसा खर्च कर देता हूँ। मैं कहता हूँ थोड़ा-सा पैसा खर्च कर दो चाहे, बड़े पैसे से इससे पहले कि कोई बड़ा खर्चा हो, छोटा खर्चा कर दो। ये क्या है? ये इलॉजिकल वैल्यूज़ है। चाहे कौवा कूद के चला गया, हमारे यहाँ क्या कहते हैं कौवे के बारे में?
कि कौवा अगर कूक के चला गया तो क्या मतलब है कौवे के कूकने का? सर गुड लक कहते मेहमान हैं। आने वाले। मेहमान आने वाले, गुड लक नहीं कहते बेटा, मेहमान आने वाले। घर में अगर कौवा कूक के जाता है तो आप कहते हैं मेहमान आने वाले। चाहे आपको सुनकर हैरत होगी कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर कौवा कूक कर चला जाए, कहीं पर कौवा कूक रहा हो, तो वहां पर ये समझा जाता है कोई मरने वाला है। वहां पर क्या समझते हैं? कोई मरने वाला है। कौवे का कूकना इंतहाई बुरा समझा जाता है वहां पे। और यहाँ पे आप कहते हैं कि मेहमान आने वाले। अब ये क्या है, ये इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, इलॉजिकल वैल्यू है। सही है। आपने मूवी कह रहा हूँ, आपने एक जो है वो चैप्टर पढ़ा होगा, वुल्व्स ऑफ सर्नोग्रेट्स। इंग्लिश के अंदर एक चैप्टर था कि वो औरत जब वो मरने वाली होती है तो वुल्व्स आते हैं और वो रोना शुरू कर देते हैं। कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? पढ़ा है ऐसा कोई चैप्टर आपने? जी, जी सर। सही है। तो अब मैं कहूँ इसके पीछे कोई लॉजिक, आप कहेंगे कोई लॉजिक नहीं है, ये बात लॉजिक से बाहर है कि ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन होता है। चाहे ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इलॉजिकल वैल्यूज हैं, जिनको हम नहीं जानते, लेकिन ये हमारे यकीन का हिस्सा बन जाती है। ये हमारे यकीन में शामिल हो जाती है, हमारे बिलीव्स के अंदर शामिल होते हैं। बाज़ दफ़ा आप बाज़ लोगों को देखते हैं, भाई फलाँ कलर या फलाँ कपड़ा हमने जब पहना, चाहे या फलाँ चीज़ हमने जब की तो वो बहुत अच्छी साबित हुई हमारे लिए। या फलाँ जब हम फलाँ कपड़ा पहनते हैं या कलर पहनते हैं तो वो हमें नुकसान दे देता है, हम बीमार हो जाते हैं या हमारे साथ कोई हादसा हो जाता है। ये सब क्या है? इलॉजिकल वैल्यूज़ हैं, चाहे जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, बस चली आ रही है, लोग फॉलो किए जा रहे हैं उसको। चाहे क्लियर है? सबको बात समझ में आ गई है? जी सर। अच्छा। ये चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने आज डिस्कस कर लिए हैं। इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ जो समझ में ना आई हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। सब समझ में आ गई है? अच्छा, चलें मैं जी सर, आ गया। इलॉजिकल वैल्यू से रिलेटेड आपको एक छोटा-सा वाकया सुनाता हूँ। सही है। जैसे हम कहते हैं ना काली बिल्ली रास्ता काट गई, तो उसका क्या इम्पैक्ट है। एक बादशाह गुजरा है हमारे पास तारीख में, अकबर बादशाह, नाम सुना होगा शायद आप लोगों ने। अकबर बादशाह के दौर में एक शख्स के बारे में मशहूर हो गया कि वो शख्स मनहूस है। सही है, यानी जो भी उसको देखता था उसका काम खराब हो जाता था। सही है, सच्चा वाकया है बिल्कुल। सही है, उसके बारे में मशहूर हो गया कि वो मनहूस हैगा, और ये बात अकबर बादशाह को पता चली कि अकबर बादशाह की रियाया के अंदर एक ऐसा बनिया है, हिंदू बनिया है, जिसके बारे में मशहूर है कि वो लोग उसको देखते हैं तो उसके लोगों के काम खराब हो जाते हैं। तो अकबर बादशाह ने क्या किया, देरी में वो रहता था, अकबर बादशाह ने उसके पास जो है सिपाही भेजे और उसको बुलवाया कि मैं इस बात को चेक करता हूँ क्या ये बात सही है या ये बात गलत है। सही है, तो जब वो आया तो तय ये पाया कि अकबर बादशाह उसको सुबह में देखेगा, अगर ये बात सच साबित हुई कि वो वाक़ई मनहूस है तो अकबर बादशाह उसको कत्ल करा देगा। सही है, उसकी गर्दन उड़वा देगा, और अगर ये बात गलत साबित हुई तो जो लोग उसको मनहूस कहते हैं, उनको सज़ा दी जाएगी। सही है, नेक्स्ट डे अलग सुबह अकबर बादशाह ने उसको देखा और उसने अकबर बादशाह को देखा। सही, दोपहर तक मामलात बिल्कुल अच्छे चलते रहे, कोई बुरी खबर नहीं है। सही, लेकिन कहते हैं कि अकबर बादशाह जब दोपहर के खाने के लिए बैठा तो जो उसका कुक था उसने उसके लिए माश की दाल बनाई थी। चाहे जो उसको ख़ास एक तरीके से बनती थी। वैसे तो इस बात का हर किसी मतलब नहीं है कि अकबर बादशाह सिर्फ़ दालें खाता था। चाहे आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान को पसंद होती हैं। चाहे तो अकबर बादशाह के बहुत सारे खाने में, दस्तरख़्वान में बहुत सारी चीज़ों के साथ-साथ वो दाल अकबर को पसंद थी, तो वो दाल जो है वो अकबर बादशाह के लिए जो है उसके कुक ने स्पेशल बनाई थी। अकबर बादशाह ने वो दाल खाना शुरू किया, अभी चंद लुक़मे लिए थे कि ऊपर से एक छिपकली छत से उसकी प्लेट में आके गिर गई। जब उसकी प्लेट में आकर गिरी तो उसका खाना क्या हो गया, खराब हो गया। तो उसने कहा ये तो मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ कि मेरे खाने में कभी छिपकली आकर गिरी हो। तो मेरा खाना खराब हो गया, वो वाक़ई मनहूस आदमी है। फ़ौरन उसने हुक्म दिया सिपाहियों को कि इसको गिरफ्तार कर लो और इसको कैदखाने में डाल दो और इसको जो है कर इसकी गर्दन उड़ा देना। तो वो कैद कैद वो जो हिंदू बनिया था, वो कैद कर लिया गया, उसको कैदखाने में डाल दिया गया और ये हुआ कि नेक्स्ट डे उसकी गर्दन उड़ाई जाएगी। तो अकबर बादशाह का एक वज़ीर है, हिंदू वज़ीर है जो बहुत चालाक तस्वुर किया जाता है, बहुत चालाक था। बहुत सारे वाक़यात हैं उसके बीरबल के। जब बीरबल को ये पता चला कि उस हिंदू बनिया को गिरफ्तार कर लिया और उसको ये कहा गया कि कर उसकी गर्दन उड़ाई जाएगी, तो रात में वो जो अकबर बादशाह का वज़ीर था बीरबल, वो उससे मिलने गया और उसने उसको कुछ राज़ो-नियाज़ की बातें की, उससे कुछ कहा। चाहे नेक्स्ट डे क्या हुआ, जब एक सिपाहियों का दस्ता आया और उसको उस जगह पर लेकर गया, जहाँ पर उसकी गर्दन उड़ाई जानी थी। तो उससे रिवायत के मुताबिक उससे पूछा कि भाई तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? तो आखिरी ख्वाहिश बताओ। तो उसने कहा भाई आखिरी ख्वाहिश के लिए मैं जब बताऊँगा, जब तुम सारे लोगों को जमा करोगे, चाहे सब लोगों को जमा करो, मैं एक नसीहत करना चाहता हूँ। तो वो जो लोग थे उन्होंने कहा, "भई हमें बताओ क्या नसीहत है? चाहे अगर हम समझेंगे तो हम लोगों को जमा करेंगे, वरना हम जमा नहीं करेंगे।" तो उसने कहा, "भई मैं लोगों को नसीहत करना चाहता हूँ, मैं लोगों को कहना चाहता हूँ, इस बात को वो करना चाहता हूँ कि मैं मनहूस हूँ
सही मेरी वजह से बादशाह का एक वक्त का खाना खराब हो गया, तो मैं लोगों से मैं माफी मांगना चाहता हूँ कि मेरी वजह से लोगों के काम खराब होते थे और मैं मनहूस था। सही और मेरी वजह से भी जो है वो बादशाह का एक वक्त का खाना ज़ाया हो गया। लेकिन लोगों को मैं साथ-साथ इस बात की भी वसीयत करना चाहता हूँ कि कोई भी अलग सुबह बादशाह को ना देखे क्योंकि मुझसे बड़ा मनहूस बादशाह है। मैंने जब अलग सुबह बादशाह को देखा तो उस दिन मैं कैदी बना लिया गया, सही और नेक्स्ट डे मेरी गर्दन उड़ाई जा रही है। तो मैं सबको वसीयत करना चाहता हूँ कि कोई भी शख्स अलग सुबह बादशाह को ना देखे क्योंकि मुझसे बड़ा मनहूस जो है वो बादशाह है। जैसे ही सिपाहियों के दस्ते में सिपाही सालार था उसने ये बात सुनी, वो भागा-भागा जो है वो बादशाह साहब के पास गया और उसने बादशाह साहब से कहा बादशाह साहब वो तो कह रहा है कि उससे बड़े मनहूस तो आप हैं। सही है। तो जब बादशाह ने ये बात सुनी, तो बादशाह ने कहा नहीं, नहीं भाई इसको कत्ल नहीं करना है, इसको फ़ौरन लेकर आओ। बादशाह ने उसको बुलाया, बादशाह ने उसको इनाम-ओ-इकराम दिए। उससे पूछा कि भाई ये तुम्हें किसने बताया? तुम्हारा अपना दिमाग तो नहीं चलता? तो उसने फिर एक्सेप्ट किया कि ये मुझे कौन बता के गया था ये तरीक़ेकार? मुझे बीरबल बता के गया था। सही है। कहते हैं बादशाह ने फिर उसको जाने दिया। बादशाह ने कहा भाई सामान पकड़ो, चीज़ें पकड़ो, तोहफ़े-तोहफ़े पकड़ो और अपने घर जाओ। चाहे बादशाह ने उसको कत्ल नहीं कराया। क्यों? अगर उस दिन बादशाह उसको कत्ल करा देता, तो बरे-सग़ीर का सबसे बड़ा मनहूस जो है, वो उस बनिये के बजाय कौन हो जाता? अकबर बादशाह हो जाता। सही सब कहते हैं अकबर बादशाह मनहूस है, इसको अलग-सुबह कोई ना देखे। तो अब ये एक इलॉजिकल वैल्यू है। सही इलॉजिकल वैल्यू यही होती है कि हम ये कहते हैं कि भई हमारा कितना काम खराब हुआ, लेकिन हमारी वजह से हमें देखने की वजह से उसका जो काम खराब हुआ, ये हमें पता नहीं होता। यानी हम उसको तो कह रहे हैं मनहूस, लेकिन उसकी वजह से जो उसके काम खराब हुए। जैसे कि इस केस के अंदर अकबर का तो एक वक़्त की दाल गई, लेकिन वो कैदी बन गया, उसकी गर्दन उड़ाई जाने लगी। तो हमने इस पहलू को हम नहीं देखते। हम ये तो कहते हैं कारी बिल्ली हमारा रास्ता काट गई, तो कारी बिल्ली की वजह से हमारा काम खराब हो गया। वो जो कारी बिल्ली को पूरे दिन बच्चों ने दौड़ा-दौड़ा के मारा, सही उस दिन, सही बच्चों ने उसकी गर्दन उड़ाई, तो वो भी कह रही होगी ना मैंने किस मनहूस को देखा था। सही आज किसको देख लिया मैंने। सही तो ये क्या है? ये सारी की सारी इलॉजिकल वैल्यूज़ है, जिसकी कोई लॉजिक नहीं है। सही क्लियर है? बात समझ में आ गई है सबको? ये टॉपिक जी, हमारा जी सर। खत्म हो गया। सही नेक्स्ट क्लास के अंदर इस टॉपिक से आगे डिस्कस करेंगे बल्कि सुन लें सारे लोग नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर नहीं पढ़ाऊँगा मैं आपको इस चैप्टर की कुछ वीडियोज़ भेजूँगा। चाहे यूट्यूब की 2 वीडियोज़ हो सकता है मैं आपको सेंड करूँ। आप वो वीडियोज़ देखकर इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। सही है? फिर हम नया चैप्टर शुरू कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। जी सर, ओके। ओके, ओके, सही है? ओके, अच्छा ओके। अल्लाह अगर उन वीडियोज़ में आपको कोई सवाल करना होगा, तो आप मुझे वॉइस मैसेज के ऊपर क्वेश्चन मुझसे आप वीडियो जब देखें, रात में देखें, दिन में देखें, जिस वक़्त भी आप वीडियो को देखें, तो आपके ज़हन में अगर कोई सवाल है, तो आप मुझे वॉइस मैसेज के ऊपर जो है व्हाट्सएप के ऊपर वो सवाल कर लेंगे, मैं आपको उसका आंसर कर सही है? सर जी बाजी। सही सर सही। वाला चैप्टर नोट्स में किस नाम से? क्या कह रही हो? सर ये वाला चैप्टर नोट्स में किस नाम से? एनवायरनमेंट बेटा चैप्टर 3 है, एनवायरनमेंट। सर यहाँ पर फिशिंग है। हाँ, वो नोट्स के अंदर जो है वो चैप्टर क्योंकि बुक से पढ़ा रहा हूँ, तो उसका मेजर पोर्शन बुक के अंदर जो है वो बुक से या 5 ईयर के अंदर 5 ईयर वाला जो पार्ट है उसके अंदर ये आपको नोट्स में चैप्टर नज़र आएगा। सही बेसिकली हम इसको बुक से कवर करेंगे। सही है? कोई और सही सवाल? जी सर, गुड। हमारी मीटिंग का टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। चाहे नेक्स्ट क्लास में चलो। मुलाकात होती है, मैं आपको वीडियो सेंड करूँगा लाज़मी उसको देख लेंगे। आज का जो चैप्टर खत्म हुआ है उसकी भी 2 वीडियो सेंड करूँगा, वो भी लाज़मी देखेंगे। सही है, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। ओके।